हाय एवरीवन, वेलकम बैक। खमागणी। आज हम बात करेंगे एरियल डिफरेंशिएशन की। नाउ एरियल डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको फटाफट क्विकली पीछे लेके चल रही हूँ, बहुत क्विकली रिवाइज कर रहे हैं कि अभी तक क्या कर चुके हैं और अब क्या नया आने वाला है या इनमें क्या सिमिलरिटीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी है उसमें आने वाली है। देखो, हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले फ्रॉम दी perspective of human geography to understand कि what actually is human geography, what we are going to study into that। उसके बाद में हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात करी थी। हमने ग्रीक के बारे में, रोमन के बारे में, हमने जर्मनी, हमने फ्रांस, हमने यूएसए, हमने ब्रिटेन, इन सारी स्कूल ऑफ थॉट्स के, एंड अरब हम भूल गए, एंड अरब, इन सारी स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमने बात करी थी। जब हम इन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे तब डिफरेंट जियोग्राफर्स के नेम्स आए थे, जैसे कि स्टारबो का नेम आया था, जैसे कि कांत का नाम आया था, जैसे कि वरेनियस का नाम आया था, जैसे कि कार्ल रिटर का नाम आया था, जैसे कि कार्ल ओसोर का नाम आया था, जैसे कि हमबोल्ट हो गया है। ये सारे नाम आए थे और इन मेनी मोर। आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम हियर, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो आई होप कि एक तो आपको इनके नाम हल्के फुल्के याद होने लग गए होंगे कि वरेनियस क्या था, इमैनुअल कांत क्या था, उसके बाद हमबोल्ट क्या था, रिटर क्या था, है ना। थोड़ा सा आपको टाइमलाइन भी याद होने लगा होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ है हमारा। तो इसमें हमने दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी कि सबके ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। उसके बाद में जब हमने सोशल डार्विज्म को लेके, उसके बाद में जब हमने पर्टिकुलरली ड्युअलिज्म के बारे में, डाइकोटोमी के बारे में जब बात करी, तब यहाँ पे दो तीन तरह की डाइकोटोमी हमने पढ़ी थी। एक फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, एक सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो एरियल डिफरेंशिएशन जो है ना वो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी का है। एरियल डिफरेंशिएशन कुछ बस एक नया टर्मिनोलॉजी दिया गया था ये हार्टशॉन की तरफ से, बल्कि ऐसा इसमें कुछ नहीं था कि बहुत ही एक्सेप्शनल कुछ नया ही कॉन्सेप्ट आ गया है। क्या जो कांत ने बोला, जो रिटर ने बोला, उसी के कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के भी नहीं बोलूँगी, उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के अंदर यहाँ पे हार्टशॉ ने उसको रिप्रेजेंट करा था एरियल डिफरेंशिएशन से। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एरियल डिफरेंशिएशन मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हो बाकी एरिया से, एरियल डिफरेंशिएशन। तो ये चीज़ हमने अगर थोड़ा सा याद करोगे तो रीजनल ज्योग्राफी में भी पढ़ी है। रीजनल ज्योग्राफी में भी हम क्या बोलते थे कि एक यूनिक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर हम ज्योग्राफिकल फिनोमिना के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना। और जो एक हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, जिसमें हमने जनरल ज्योग्राफी की बात करी थी कि हम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना की बात करते हैं। दोनों में चीज़ समझे। रीजनल में क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सिस्टमेटिक या जनरल ज्योग्राफी में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन पे स्पेशल अरेंजमेंट, SPATI, स्पेशल अरेंजमेंट मतलब लोकेशनल अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट लोकेशंस पे कैसा है वो। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि एक स्कूल यहाँ पे, एक स्कूल यहाँ पे। मैं हॉस्पिटल्स का स्पेशल अरेंजमेंट पूछूँ आपसे, ठीक है। मैं आपसे एग्रीकल्चर का स्पेशल अरेंजमेंट पूछूं, मैं आपको कंट्री के अंदर व्हीट ग्रोन एरिया का स्पेशल अरेंजमेंट पूछूं, दैट इज लोकेशन, कि कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो ये सिस्टमेटिक या जो जिसको हमबोल्ट ने बोला था, जिसको हमबोल्ट ने एडवोकेट करा था, उस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट फिनोमिना का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है। तो रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर एक जनरल पॉइंट ये था कि जो रीजनल ज्योग्राफी है उसमें जनरली फिनोमिनाज के बारे में बात करी जाती थी, और जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है इसमें इन्होंने बोला कि देखो, ज्योग्राफी किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेट नहीं होती है। ज्योग्राफी इज अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दोज फिनोमिनाज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो मेरी बात को। सिर्फ एक पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ एक पिक्यूलर रीजन की बात नहीं कर रहे हम। बोलेंगे कि ज्योग्राफी आप सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ दिल्ली की स्टडी कर लोगे तो आपका स्पेशल हो जाएगा, फिर आप दिल्ली को छोड़ के आप यूपी की स्टडी करोगे, आप यूपी में भी बरेली के एक एरिया की स्टडी करोगे। डोंट डू दिस लाइक। ये जब ऐसा करते हैं तो ये रीजनल ज्योग्राफी हो जाता है। जब आप पूरा पढ़ते हो कि हाँ जूट ग्रोन एरियाज यहाँ पे है या फिर हिंदी भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हो आप, स्पेशल अरेंजमेंट की हिंदी भाषी यहाँ पे भी रहेंगे, इंडिया के इस एरिया में भी रहेंगे, इस एरिया में भी रहेंगे, XYZ एरियाज में रहेंगे। सो दैट इज यू आर लुकिंग फॉर द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना, दैट इज माई सिस्टमेटिक या जनरल ज्योग्राफी। ठीक है, इतना बात समझ आया।
तो अब इसी बात को आगे चल के जो हमारे रिचर्ड हार्टस्टोन थे, उन्होंने इसको एरियल डिफरेंशिएशन का नाम दे दिया था, और यही एरियल डिफरेंशिएशन आगे चल के रीजनल सिंथेसिस के अंदर आ गया था। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो एक रीजनल ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है। रीजनल ज्योग्राफी हमारा पेपर 1 पार्ट 2 के अंदर भी आता है, और पेपर 2 के अंदर रीजनल डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रीजन है। आप थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो। हम वो एक बोलते हैं ना कि वन साइज फिट टू ऑल, वन साइज फिट टू ऑल। हम जब भी आप पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि वन साइज फिट टू ऑल की पॉलिसी जो है इसको ना इम्प्लीमेंट करा जाए, क्योंकि हर एक एरिया की, हर एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला एग्जांपल देखो, उसमें उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को क्यों लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, उनको ही हिट करा जाए। इन्होंने वन साइज फिट ऑल नहीं लिया है। तो जब हम वन साइज फिट ऑल की बात करते हैं तो वो हमारा ग्लोबल में जाता है, और जब हम लोकल की बात करते हैं, जब हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस करेंगे, जैसे कि हिली एरिया डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो वो हमारा रीजनल ज्योग्राफी से लिंक करता है। अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लिंक इट। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। अभी तक ये समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? ओके, तो ये उसके बाद में हम ना शॉफर एंड हार्टस्टोन का डिबेट भी पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी डिबेट है या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इस चीज़ पे फोकस है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो ज्योग्राफी की स्टडी के लिए। क्या आप एक जनरल मेथड अप्लाई कर रहे हो जिसमें आप डिफरेंट लॉज या डिफरेंट थ्योरीज को बना रहे हो, या फिर आप एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँगी कि आप एक रीजनल मेथड यूज़ कर रहे हो, या फिर मैं अपनी सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो एक लोकल मेथड यूज़ कर रहे हो जिसको आप डिस्क्रिप्टिव रख रहे हो। अब जैसे कि मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपकी फैमिली के अंदर लेट्स से कि 10 पीपल हैं, और उनमें से एक पर्सन है वो बहुत ही यूनिक है, जैसे कि शेल्डन कूपर टाइप है, वेरी एक्सेप्शनल, मे बी इन आर्ट, मे बी इन साइंस, मे बी इन म्यूजिक और समथिंग एक्सेप्शनल है। तो अब ऐसा समझो कि ये जो 10 लोग हैं, ये जो मेथड की फाइट आई ना, ये कहाँ से आई मैं आपको बता रही हूँ। अंडरस्टैंड कि ये जो 10 लोग आपके बाकी फैमिली के बाकी जो 9 मेंबर हैं, ये डिफरेंट साइंसेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं, कि एक जियोलॉजी, एक एस्ट्रोनॉमी है, एक इकोनॉमी है, एक XYZ है, ठीक है, ये वो है। और एक ये जो एक्सेप्शनल है इसको जियोग्राफी है। अब आप ऐसे समझो कि हर माँ को अपना बच्चा बड़ा एक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल या स्पेशल लगता है। तो ये जो स्पेशल किड है, जो हमारा प्रोडिजी है, हमने ज्योग्राफी में इसी के बारे में फाइट है। बाकी 9 लोग बोल रहे हैं, या फिर इसी के अंदर आप समझो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोई स्पेशल नहीं है। हर किसी के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है, हर किसी के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी या एक्सेप्शनलिज्म होता है। आप उसको ऐसे मत बोलो कि ये सिर्फ इसीलिए एक्सेप्शनल है, या ये बहुत स्पेशल है, या ये सबसे यूनिक है, क्या ऐसा कुछ मत बोलो। अगर आप इसको यूनिक बना देते हो, अगर मैं इसको स्पेशल बना देती हूँ, तो मैं इसके बारे में कभी भी एक जनरल थ्योरी या एक लॉ क्रिएट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसको कॉमन मानती हूँ, मैं जनरल मानती हूँ, तो मैं एक कॉमन थ्योरी या कॉमन लॉ क्रिएट कर सकती हूँ कि हाँ, आप इस रीजन से आते हो तो आप ऐसे दिखते हो, आपका एक्सेंट ऐसा हो सकता है, आपकी एजुकेशन हिंदी या इंग्लिश मीडियम में हो सकती है, आपका जो पहनावा है वो इस तरह का हो सकता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रीज़न से आ रहे हो, आपके खान पान की हैबिट ऐसी हो सकती है। तो मैंने क्या करा, एक जनरल लॉ बना दिया कि जो लोग इस एरिया से आते हैं वो ऐसे होते हैं। बट इज़ इट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, कोस्टल एरिया में या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर भी, जहाँ पे फिश एंड राइस इज़ योर मेन फूड, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल लोग हो जिनको ना पसंद हो, जिनको छोले भटूरे या पाव भाजी पसंद हो। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? देयर इज सम एक्सेप्शनलिज्म कमिंग। तो ये जो स्पेशल एंड जनरल की फाइट थी ना, ये इसी में फाइट थी। कुछ जियोग्राफर का, जैसे कि कांत हो गए, जैसे कि हमारे रिटर हो गए हैं, जैसे कि हार्टशोन हो गए हैं, इनका मानना था कि ज्योग्राफी बहुत ही स्पेशल एंड पिक्यूलियर सब्जेक्ट है। आप इसको डिस्क्रिप्टिव करोगे, इसमें मतलब सिंस इट इज़ वेरी स्पेशल, सिंस इट हैज़ अ वेरी यूनिकनेस इनटू दैट, आप इसको जनरल लॉ नहीं बना सकते, आप इसमें जनरल मॉडल्स नहीं क्रिएट कर सकते, आप इसमें क्वांटिटेटिवनेस नहीं ला सकते। फिर इज़ एन अनदर सेक्टर ऑफ जियोग्राफर सेड कि देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग ही या एक्सेप्शनलिज्म है। क्या एक्सेप्शनलिज्म या फिर अलग से जो पॉइंट है वो सारी जियोग्राफी, सारे साइंसेस के अंदर होता है, उसको अलग से मत ट्रीट करो। ठीक है, दैट माइट बी अ पोर्शन, बट वो आपको लॉ या मॉडल नहीं बनाओगे तो धीरे धीरे आपका साइंस है, या आप सोशल साइंस बोल रहे हो उसको, अगर आप साइंस में मॉडल्स नहीं बनाओगे तो आपका जो रेलेवेंस है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा।
और यही बात दो डिफरेंट ब्रांचेस निकाल के लेके आ रही है ज्योग्राफी के अंदर, एक रीजनल और एक सिस्टमेटिक, या फिर जिसको हम अगर दूसरी भाषा के अंदर बोले कि हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटोमी पढ़ा था तब हमने इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, जब हमने इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक के बारे में पढ़ा था. सो दीज आर द मेथड्स हाउ यू आर स्टडिंग द ज्योग्राफी. ठीक है, ये क्लियर हुआ. तो ये हम यही पढ़ने वाले हैं. नाउ अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसको अगर आप रियल लाइफ से या फिर जो हम आसपास देखते हैं उससे जब रिलेट करोगे ना, तो एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल सिंथेसिस ले लो, या फिर हार्टशून या शोफर का डिबेट ले लो, या फिर एक्सेप्शनलिज्म ले लो, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल. एरियल डिफरेंशिएशन छोटा सा टॉपिक है. इसमें यूपीएससी में पिछले 2-3 बार ही कुछ क्वेश्चंस आए हैं विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप इसका क्रक्स समझ लेते हो तो आपको उसके आगे में ये प्रॉब्लम होगी नहीं. ठीक है, ओके, ऑलराइट. नाउ कमिंग टू कि क्या है एरियल अभी आई थिंक आपको एक मोटा मोटा पिक्चर समझ आ गया है कि एरियल डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी के अंदर या जब कोई भी अगर हम साइंस या सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. उसके अंदर डिफरेंट आप ऐसे मानो कि उनके जैसे हमारे ज्योग्राफर्स हैं वैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं. वो रिसर्च करते हैं, वो एक थ्योरी देंगे XYZ. अब उस थ्योरी के कुछ फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में होंगे. जो फेवर में होंगे वो उसके फेवर वाली बातें करके उसको स्ट्रेंथन करेंगे, जो अगेंस्ट में होंगे वो एक डिफरेंट प्रपोजल देंगे, और उसके भी कुछ फॉलोवर होंगे, वो उस थ्योरी को पर्टिकुलरली स्ट्रेंथन करेंगे. एंड इन इवेंचुअली ये चलता है. तो ये जो हो रहा है ना कि फेवर एंड अगेंस्ट, ये हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, विच मीन्स कि देर आर सम फॉलोवर्स, देर आर सम प्रपाउंडर्स ऑल्सो, देर आर सम पीपल who are believing in that theory and giving reasons to believe in that, and there are also a group of people who is saying कि नहीं आप जो बोल रहे हो गलत है, ज्योग्राफी ये नहीं बल्कि ये है. तो क्या हम ऐसे में ये बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से कोई एक ही ग्रुप सही है? ऐसा कभी नहीं होगा. चाहे आप सिस्टमेटिक या जनरल ज्योग्राफी की बात कर लो, हमारे पास ज्योग्राफी के अंदर लॉज भी हैं, मॉडल्स भी हैं, थ्योरीज भी हैं, और हम डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं. हम एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल सिंथेसिस या हम रीजनल डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव बातें करते हैं. सो ज्योग्राफी इज नाउ एन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. ज्योग्राफी हैज़ बीन स्ट्रेंथनड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट आइडियाज विच वर propounded, which were followed, which were strengthened by these geographers. ठीक है, तो कभी भी ये कभी नहीं होगा कि ज्योग्राफी इज इधर दिस और दैट, नो, ऐसा नहीं होगा. तो एरियल डिफरेंशिएशन के साथ भी यही है कि यहाँ पे हम डेफिनेटली रीजनल ज्योग्राफी पे एम्फेसिस करेंगे. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिनास, और उसमें बाद में ये दोनों आपस में कैसे कैजुअली आपस में रिलेटेड है विद इन अ सेड पर्टिकुलरिटी और इन अ सेड प्रॉक्सिमिटी, किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है, दैट इज माय एरियल डिफरेंशिएशन. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना ऑफ बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, और वो आपस में कैसे कैजुअली रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दे रही हूँ, जैसे कि थार या डेजर्ट एरिया मान लो. अब डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है, इन सब की वजह से वहाँ का क्लाइमेट अलग है, इन सब की वजह से वहाँ का वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ जो है वो भी अलग है. इन सब की वजह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका सोशल ग्रुप या सोशल हैबिटेशन कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे अलग तरह की खेती होती है, कि यहाँ पे कोरस ग्रेन्स होगी क्योंकि बारिश कम है, तो यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप ज़्यादा होती है. यहाँ पे लोगों का जो रहन या खान पान है, आपको जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो आपको लगेगा कि जो सूखी सब्जी बहुत मिलती है, राइट. लाइक वन अजम्पशन इज अबाउट दैट कि यहाँ पे सूखी सब्जी बहुत मिलती है. यहाँ पे आपको कोरस ग्रेन जैसे बाजरे की रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें मिलती है विच इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं. तो ये जो है ना कि फिजिकल कंडीशंस क्या हैं और यहाँ पे जो ह्यूमन रह रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं, और ये दोनों आपस में कैसे को रिलेटेड हैं, एंड दैट ऑल्सो इनटू दैट पर्टिकुलरली थार या डिजर्टेड एरिया. इसको हम बोलते हैं कि ये एक एरियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है. हम इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन की स्टडी कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट माय दैट इज़. एंड ये हम इसका हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, देन वी विल ऑल्सो सी कि जैसे यहाँ पे देखो तो डिफरेंट रीजन्स में कैटेगराइज करा गया है इसको. अब अप्रोच क्या थी, किस तरीके से इसको लाया गया था, ये एक था तो रीजनल स्टडी जो कि हमारा कांत ने या फिर हमारा हेटनर ने या फिर कार्ल रिटर ने जो बोला था वही सेम चीज़ थी कि कोई भी जो रीज़न है वो यूनिक होता है, और जो यूनिक रीज़न होता है वो डिफरेंट यूनिक रीज़न के साथ में एक कोवेरिएंस बता सकता है. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट बाय आइडेंटिफाइंग दीज रीजन्स. तो यहाँ पे जो एरियल डिफरेंशिएशन का जो सेंट्रल अप्रोच था वो ये था, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है
इस सरफेस ऑफ अर्थ को आप डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड इंटू रीजन्स। इसके ये विच मे बी डिस्टिंग्विश्ड एंड कैटेगराइज्ड यूजिंग डिफरेंट स्पेशल क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने डेजर्ट एरिया लिया, अब सेम में प्लेन एरिया के लिए ले सकती हूँ, सेम में हिली एरिया के लिए ले सकती हूँ, सेम में कोस्टल एरिया के लिए ले सकती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने सर्फेस ऑफ अर्थ को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो रीज़न क्या हुआ, रीज़न एक ऐसा एरिया हुआ विच इज़ अ बाउंडेड एरिया। यहाँ पे कुछ यूनिटी या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, थोड़ी होमोजीनिटी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि फ्लड प्लेन एरिया हो गया पर्टिकुलरली, तो फ्लड प्लेन एरिया एक होमोजीनियस एरिया है वहाँ पे, ठीक है। जैसे हिली एरिया हो गया तो वो एक क्या है, एक होमोजीनियस एरिया है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का सेम तरह का बिहेवियर मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे हैबिटेशन या फिर सोशल ग्रुप कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँ एंशिएंट टाइम के अंदर, तो ये जो रीज़न है इसको अभी हम बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे जब हम रीजनल सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, जब हम रीजनल ज्योग्राफी पर्टिकुलरली अलग से बात करेंगे। तो जैसे रीजन है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे कौन सा एरिया एक रीजन है। तो कोई भी ईच रीजन या जो लैंडस्केप है उसमें कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट्स हाउ यू डिफाइन कि यहाँ पे रीजनलाइजेशन, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें उसका एरियल एक्सटेंट होगा। आप लिमिट तो बताओगे ना कि इसी बाउंड्री तक होगा, उसकी एक लोकेशन होगी, उसकी एक XYZ लोकेशन होगी और उसकी बाउंड्री होगी, एरियल एक्सटेंट एंड बाउंड्री होगी। सो ये रीजन फॉर्मल या फंक्शनल हो सकता है। फॉर्मल एक होमोजीनियस रीजन होता है, फंक्शनल के अंदर नोड्स होते हैं। इन सबको हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, अभी यहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं। एंड देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स ऑल्सो, फिजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मेंटल रीजन, अर्बन रीजन, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर इन मोर इनटू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एरियल डिफरेंशिएशन का कैसे हुआ है। देखो, ये जो टर्म है एरियल डिफरेंशिएशन, ये हार्टस्टोन ने कॉइन करा है, रिचर्ड हार्टस्टोन इनका पूरा नाम है। अच्छा, ये जब आप पर्टिकुलरली जियोग्राफर्स के नाम लिखो आंसर राइटिंग में, प्लीज़ राइट द फुल नेम, रिचर्ड हार्टस्टोन, कार्ल रिटर, पूरे नाम लिखना इनके, बर्नार्ड वरेनियस पूरा नाम लिखना, इमैनुअल कांत पूरा नाम लिखना। मतलब आप कितनी बार लिखोगे ऑप्शनल में, 2-3 बार लिखोगे हार्डली इनका नाम। तो अगर पूरा नाम लिखते हो तो इट जस्ट गिव्स ए गुड एंड लाइक एंड स्मार्ट इंप्रेशन, ठीक है। समझने वाला तो हार्टस्टोन से भी समझ जाएगा, बट आप रिचर्ड हार्टस्टोन लिखते हो, जस्ट ए गुड एंड सोफिस्टिकेटेड वे टू राइट इट। ओके, कमिंग टू डेवलपमेंट, तो ये कॉइन डेफिनेटली हार्टस्टोन ने करा था, लेकिन हार्टस्टोन वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन। हार्टस्टोन ने नाम दिया था, कोइन करा था कि हाँ इसको मैं एरियल डिफरेंशिएशन बोलूँगा। जैसे आपका नाम अगर कुछ है और आपको किसी ने बोला कि मैं इसको गोलू बोलूँगा, तो आपको मतलब जस्ट गिवन ए डिफरेंट नेम टू द सेम अप्रोच। तो ये जो सेम टाइप की अप्रोच थी, ये स्टारबो से लेके प्टोलेमी जो थे हमारे वहाँ तक जाती है। जैसे कि बर्नार्ड वरेनियस थे, बर्नार्ड वरेनियस का जो वर्क आया था, स्टारबो के बाद में बर्नार्ड वरेनियस का जो वर्क था, हमारा कौन सी बुक थी उनकी, सी एम दिस स्किपिंग माई ज्योग्राफी जनरलियाज, राइट, ज्योग्राफी जनरलियाज इनकी बर्नार्ड वरेनियस की जो बुक थी, इसमें इन्होंने पहली बार, इफ़ यू रिमेंबर जब हम डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म कर रहे थे तभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से वरेनियस ने डाइकोटोमी को, डिबेट को मतलब स्टार्ट करा था कि हाँ ड्यूअलिज्म है डाइकोटोमी में, ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन एंड रीजनल ज्योग्राफी है, इस तरीके से रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की उन्होंने बात करवाई थी। तो ये जो डिबेट स्टार्ट हुई थी हमारे वरेनियस पे, ये जब हार्टस्टोन शॉफर तक, प्रोफेसर FK शॉफर तक पहुंची थी, तब तक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, विच इज़ लाइक सिस्टमेटिक एंड रीजनल अप्रोच। तो वरेनियस से लेके, रिचथोफन से लेके हेटनर तक, इन सब ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। जैसे रिटर थे, कार्ल रिटर ने भी क्या बोला था कि देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ही ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर द रीजनल अप्रोच। हमबोल्ट ने क्या था, रिटर के कंटेम्प्रेरी थे हमबोल्ट किस पे गए थे, सिस्टमेटिक अप्रोच पे गए थे, वेयरएज रिटर कहाँ पे गए थे, रीजनल अप्रोच पे गए थे, कार्ल रिटर, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। इन्होंने बोला था कि द होल इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल इन इट्स पार्ट एंड द स्टडी ऑफ पार्ट कैन पेव द वे टू अंडरस्टैंड द होल। इफ़ यू रिमेंबर जब हम कार्ल रिटर एंड हम हमबोल्ट के राइवलरी की बात कर रहे थे, या फिर हम उनमें क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, या फिर अगर मैं अभी के लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर अभी हम उनमें डिबेट की बात कर रहे थे, देन बोथ ऑफ देम नेवर रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अदर्स, ठीक है। रिटर ने कभी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का आइडिया रिजेक्ट नहीं करा और हमबोल्ट ने कभी रीजनल ज्योग्राफी का आइडिया रिजेक्ट नहीं करा था। हमबोल्ट ने डेफिनेटली बोला था कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर दैट, बट मुझे इस होल की स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर एरियाज़ की स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगी। एंड रिटर ऑल्सो सेड कि अगर आप होल की स्टडी करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर की स्टडीज़ करके इनको इंटीग्रेट करके आप होल मतलब पूरे ग्लोब की स्टडी कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में हमने यहाँ पे कोरोग्राफी की बात करी थी। इफ़ यू रिमेंबर, कोरोग्राफी हो गया, कोरोलॉजी हो गया, इन सब के बारे में अच्छी खासी बात हुई थी। तो जैसे ओटो शटलर थे, ओटो शटलर ये तो हेटनर के व्यू से थोड़ा डाइवर्ट ही हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप एंड कल्चरल मॉर्फोलॉजी के बारे में लेके आ गए थे ये। एनीहू, तो जो रिचथोवन थे, तो रिचथोवन ने भी एरियल डिफरेंशिएशन के अप्रोच को कंटिन्यू रखा था। उन्होंने भी टू ट्रेंड इन द स्टडी ऑफ द रीजन के बारे में बात करी, तो कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी के बारे में बात करी थी। ठीक है, याद आ रहा है? कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी क्या है? स्पेशल के बारे में है, विच मीन्स कि लोकेशन के बारे में है, डिस्क्रिप्टिव। कोरोग्राफी और कोरोलॉजी जब बात होती है तो वो रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात होती है। कोरोग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव ट्रेंड ऑफ एनालिसिस एंड कोरोलॉजी होती है कि उन डिफरेंट पार्ट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, हेटनर थे, हेटनर ने कोरोलॉजिकल अप्रोच को डेवलप करा था बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन की कैसे रीजनलाइजेशन हो रहा है, डिफरेंट पार्ट का इंटर रिलेशनशिप क्या है। ओटो शूचर थे, ओटो शूचर के ने भी रीजनल अप्रोच को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करा था। हालांकि इनका मेजर, जो ओटो शूचर है, इनका मेजर फोकस था साइंस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप पे। ठीक है, इनका था कि पीपल अगर उस एरिया में रहते हैं, जैसे ओटो शुटलर भी हो गए, ओटो शुटलर का भी यही था, ये पॉसिबिलिज्म की तरफ ज़्यादा थे कि अगर लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का सेटलमेंट, वहाँ के जो डिफरेंट हैबिटेशंस हैं, ये कल्चर पे भी नेचर पे भी इम्पैक्ट डालती है। तो जब भी आप ज्योग्राफी की बात करो तो एक कल्चरल ज्योग्राफी होगा और एक नेचुरल ज्योग्राफी होगा, और दोनों के बीच में लिंकेज होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रेंच स्कूल में विडाल थे, इन्होंने पेज के बारे में बात करी थी। इफ़ यू रिमेंबर, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रीजनल ज्योग्राफी। इन्होंने जनर दे वे विच मीन्स द वे ऑफ लाइफ दिया था। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब विडाल की बात करी थी तब मैंने आपको बताया था जनर दे वे बताया था इन्होंने, द वे ऑफ लाइफ, विच इज़ अगेन ही टॉक्ड अबाउट द रीजनल ज्योग्राफी के पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का जो एटीट्यूड हो गया है या फिर जो बिहेवियरल हो गया है वो अलग तरीके से रहते हैं रेदर देन दी अदर पीपल लिविंग इन द अदर नेचुरल प्लेसेस। जैसे हिली और प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनका डिफरेंट लिविंग होगा। बट ये सब चीज़ें प्री कॉन्टेक्स्ट है रिचर्ड हार्टस्टोन की। रिचर्ड हार्टस्टोन का 1939 के अंदर एक बुक आया था, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके अंदर इन्होंने हेटनर से, इमैनुअल कांत से, इनसे इन्फ्लुएंस होके एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। नया कॉन्सेप्ट मैं ऐसे बोलूँगी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ठीक है, पुराना ही कॉन्सेप्ट था जिसको नए तरीके से लेके रिप्रेजेंट करा था इन्होंने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने तब दिया था कि एरियल डिफरेंशिएशन है ना। इनके हार्टस्टोन के अकॉर्डिंग जो कोरोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है डिस्क्रिप्शन का और एनालिसिस का, कि किसी भी रीजन में पर्टिकुलर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं। जैसे मैंने आपको डिजर्टेड एरिया वाला एग्जांपल दिया था, जैसे अगर मैं आपको एनसीआर का एग्जांपल भी दूँ तो यहाँ पे जैसे क्लाइमेट के साथ में जो ह्यूमन है उनका किस तरीके से इंटर रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन है वो आपस में किस तरीके से इंटरलिंक हो रहे हैं, इसकी बात इन्होंने करी थी। जब हार्टस्टोन ने जब हार्टस्टोन ने एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था तो इन्होंने 3 चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ उन्होंने बोली थी कि इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट फिनोमिनाज, इसको लिख लो, वैसे नोट्स में है ये, इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फिनोमिना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फिनोमिना कैसे हो रहा है। सेकेंड, उन्होंने बोला था कि इनका वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फिनोमिनाज हैं और ये कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, और अर्थ, डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन, कि आप उनको मान रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग और एक्सप्रेशन ऑफ दीज फिनोमिनाज। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है? अगर मैं रेनफॉल या टेम्परेचर की बात करूँ तो क्या इसके ये इज इट स्टैटिक? हाँ, क्या आप ह्यूमन नेचर है तो क्या आप उसको वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानोगे? इज इट स्टैटिक? इज योर मूड सेम ऑल द टाइम? नहीं है ना। तो ये वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये बाद में इडियोग्राफिक अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। इन्होंने बोला था कि जो चीज़ वेरिएबल है आप उस पर कैसे लॉ बनाओगे, आप उस पर कैसे जनरलाइज्ड थ्योरीज दे दोगे, आप उस पर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो हार्टस्टोन जो थे इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन को ऐसे माना था कि ये इट्स देखो, आई एम लुकिंग फॉर द सेंटेंस ऑन हाउ टू से दिस, कि
अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक साथ में नहीं स्टडी कर सकते हो, यू नीड डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी दैट। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस का आपस में हो सकता है कि एक दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप हो, बट इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो कैजुअल रिलेशनशिप है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे या स्पेसिफिक स्पेस पे होगा। और ये इस तरीके से होगा कि ये एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लेके आएगा, जिसको हमने इडियोग्राफिक। और ये जो इंटरप्रिटेशन है या फिर ये जो रीजनल अप्रोच है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये जो रीजनल अप्रोच है ये स्टडी ऑफ रीजन्स हो गया है। एरियल डिफरेंशिएशन आपको आया ना समझ में कि क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने बोला है कि हाँ भाई ये एरियल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। डेवलपमेंट और स्टडी मॉडल है, जैसे कि प्लेन का डेवलपमेंट या स्टडी मॉडल है वो हिली एरिया पे नहीं चलता है, इसलिए अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डेवलपमेंटल या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो वो अभी देखो, जैसे पहले हम टॉप टू बॉटम जाते थे, अभी हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करते हैं। बॉटम टू टॉप अप्रोच पॉलिसी मेकिंग में क्या है कि यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर रीजन एंड द प्रॉब्लम्स विच आर इन दैट रीजन, एंड देन यू आर फाइंडिंग टू दिस गोइंग फॉर द सोल्यूशंस, देन यू आर गोइंग फॉर द पॉलिसी मेकिंग। सो ये जो बॉटम टू टॉप है, इसके अंदर एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल अप्रोच का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन। मेन आइडिया यही था रीजनल ज्योग्राफी का। एरियल डिफरेंशिएशन किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर यूनिकनेस क्या है, उस एरिया में क्यों वो एरिया इतना यूनिक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया, या फिर हरियाणा का एग्जांपल लो। हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है, इसको क्यों चालू करा गया था, और इसको चालू करने में जो बिहेवियरल चेंजेस लेके आए थे हम, क्यों लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टडी करी गई थी। सिर्फ इस एरिया के अंदर जब रीजनल स्टडी करी गई थी तब ये पाया गया था कि यहाँ पे या तो जिसको हम बोलते हैं ना कि इन्फेंटिसाइड हो रहा है, या फिर लड़कियों को पैदा होने के बाद भी उनको मार दिया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा है। उसके XYZ फैक्टर थे, उसके डेफिनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर तो नहीं बोलूँगी मैं, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर भी नहीं, बट उसके जनरली कल्चरल हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए हैं, ये सारे हिस्टोरिक फैक्टर्स हो गए हैं, ये सारे फैक्टर थे। तो इन सारे फैक्टर्स का उस पर्टिकुलर रीजन में स्टडी करा गया, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया, एक बिहेवियरल चेंज लाया गया। सो ये क्या थी, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच थी, जिससे क्या हुआ है, जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना इंप्रूव हो गया है हरियाणा के अंदर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला एग्जांपल है, तो उसमें क्या है, हर एक पर्टिकुलर रीजन में देखा गया है कि अच्छा यहाँ पे स्कूल की कमी है, अच्छा यहाँ पे हाइजीन की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे रोड्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर एक स्पेसिफिक रीजन का एनालिसिस करा गया, और उस रीजन के बाद में वहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया कि अब आप यहाँ पे जो चीज़ कमी है, आप एक कॉम्पिटिटिव के हिसाब से यहाँ पे हम पॉलिसीज़ लेके आएंगे, यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। सो व्हाट इज़ दिस इज़ अ रीजनल अप्रोच। लेकिन अगर जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी आती है कोई भी, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स के लिए पॉलिसी आया है, तो वो अराउंड द इंडिया सेम है, दैट इज़ व्हाट। अगेन अगर हम ग्लोबल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो भी रीजनल हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया पे लागू हैं। बट फॉर नाउ हम इंडिया में ही बात कर रहे हैं, तो वो हमारा एक जनरल लॉ हो गया है, वो हमारा एक जनरल स्कीम हो गया है। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एरियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर एरिया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू। जैसे कि जूट ग्रोन एरियाज़ के अंदर जूट ही क्यों होता है, जैसे कि वीट में वीट क्यों होता है। ठीक है, जैसे गन्ना है, गन्ना जैसे शुगर केन है, मैंने आपको पहले भी डेफिनेटली बताया होगा कि जो शुगर केन का खेती है, इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम द यूपी एरिया टू द महाराष्ट्र एरिया। अभी क्या हो रहा है, दो रीज़न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनके बीच में क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो नेचर हर जगह सेम नहीं होता है, डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं। और यहाँ पे फिनोमिना क्या है, फिनोमिना यहाँ पे नेचर भी है और यहाँ पे फिनोमिना ह्यूमन भी है। ठीक है, तो ये हार्टस्टोन का एरियल डिफरेंशिएशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर, कि एक तो एरियल डिफरेंशिएशन जो है, इसी को हम कोरोलॉजी या फिर हम कोरोग्राफी बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट द स्टडी ऑफ द सरफेस। और यहाँ पे जो हमारी 2 ब्रांचेस थी, इडियोग्राफिक या फिर जिसको हम डिटेक्टिव भी बोलेंगे, कि इडियोग्राफिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूनिकनेस की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट यूनिकनेस, वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव। वी आर नॉट सेइंग कि एक जनरल लॉ बनाओ क्या। तो ये
आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है ये डिफरेंसेस को फाइंड करती है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस इज यूनिकनेस ना। जैसे किसी की स्माइल बड़ी खूबसूरत है, किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत है, किसी की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है, सो दैट्स अ यूनिक थिंग इन दैम कि हाँ ये इतना अच्छा है, दैट्स समथिंग यूनिक इन दैम। ठीक है, सो ये था हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि ये अभी की बात नहीं है, जैसे कि हेकार्टियस से, स्टारबो से लेके, उसके बाद में हेटनर से लेके, उसके बाद में हमारा कार्ल रिटर से लेके इन सब ने क्या करा था? इन सब ने ज्योग्राफी को एज अ रीजनल ज्योग्राफी ही ध्यान दिया था। अच्छा, रीजनल ज्योग्राफी का उसके बाद में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, इन सबको हम बाद में देखेंगे, और किस तरीके से उसका वापस रिवाइवल हुआ था इसको भी हम बाद में देखेंगे। बट अगेन नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट इज़ एरियल डिफरेंशिएशन, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, एक कैसी पिक्चर बना रहे हैं हम आसपास के एरियाज़ की। ठीक है, ओके। तो अब जब हम आगे बात करते हैं ना कि रीजनल ज्योग्राफी, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो रही है इनके शॉफर की। तो डिबेट को समझने से पहले एक बार क्विकली रिकैप करो, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रीजनल ज्योग्राफी वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथिक ज्योग्राफी, डिटेक्टिव वर्सेस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्या था इसके अंदर, क्या बोल क्या रहे थे और क्यों बोल रहे थे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कोई भी फिनोमिना अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, अच्छा मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्या, थोड़ा स्लो कर देती हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मैं जो बहुत फास्ट बोलती हूँ ना, तो आई थिंक चीज़ें कहीं बाउंस ना हो जाए। एंड ऑल्सो कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आए, पॉज करो, पीछे जाओ, फटाफट से समझो, नहीं समझ में आया को रिफ़र करो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्कशन बॉक्स के अंदर लिख दो, हम वहाँ पे उसको टैकल अप कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज onlyis@gmail.com पे भी डाल सकते हो मुझे आप पर्सनली, इंस्टाग्राम या क्योंकि अभी आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, देन यू नो दैट यू कैन अप्रोच मी एनीवेयर एंड वी विल बी रिजॉल्विंग द क्वेश्चंस। ऑल राइट, ओके। तो अभी इसमें क्या था, देखो ये समझ लिया ना कि ज्योग्राफी एक रीजन हो सकती है, एक सिस्टमेटिक हो सकती है, एक स्पेशल हो सकती है, एक जनरलाइजेशन हो सकती है। तो जब हम रीजनलाइजेशन की बात करते हैं या फिर हम डिमार्केशन ऑफ रीजन की बात करते हैं, तो वो काफ़ी डायनामिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन है, ये कोरोलॉजी या कोरोग्राफी के साथ में, और इवेंचुअली यही एरियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनल अप्रोच, रीजनल सिंथेसिस में चला गया था। यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि रीजनल ज्योग्राफी इज द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। क्यों बोला है रीजनल सिंथेसिस, रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ द ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे आप ह्यूमन एंड नेचर दोनों की बात कर रहे हो। आप ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हो, आप रीजनल ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हो। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो रीजनल सिंथेसिस में एवरी सिंगल point of the syllabus comes under that. ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन ज्योग्राफी, हमारे इंडस्ट्रियल लॉ, हमारे एग्रीकल्चर लॉ, सारे उसके अंदर रीजनल सिंथेसिस के अंदर आके जुड़ जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए इसको क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बोला गया था। ठीक है, तो हमारी रीजनल अप्रोच ये हो गई कि एक यूनिक एरिया है, एक होमोजीनियस बट एक यूनिक एरिया है विच हैज़ वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट्स, विच हैज़ अ वेरी स्पेशल फिनोमिना, तो आप उसको लॉ के अंदर नहीं लेके आ सकते हो। वेर एज जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है दैट इज़ द स्पेशल ज्योग्राफी, दैट इज़ ऑल इन वन, मतलब सब अबाउट वन अबाउट ऑल। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इज़ वन अबाउट ऑल एंड रीजनल ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट वन। ठीक है, समझ रहे हो, ऑल अबाउट वन, सब एक ही बारे में बात करें। वो स्पेशल किड यहाँ पे, स्पेशल किड, एंड सिस्टमेटिक इज सेइंग कि ऑल आर स्पेशल, वन अबाउट ऑल, सब स्पेशल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये मतलब लॉ एंड मॉडल की क्यों बात करी गई थी आगे, मतलब अभी आप देखोगे जैसे कि हमारा इडियोग्राफिक या नोमोथेटिक में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है कि ज्योग्राफी, नोमोथेटिक के अंदर हम क्या बात करते हैं, नोमोथेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज हियर समवेयर, नोमोथेटिक वाला जो अप्रोच है ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को फॉलो अप करता है। ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इज व्हाट, इट इज़ द नोमोथेटिक इन अप्रोच। क्यों है, क्योंकि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है ये एक पूरे रीजन के बारे में बात कर रही है, एक जनरल चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि यार आप ना एक यूनिवर्सल लॉ लेके आ जाओ। अगर आप ज्योग्राफी के अंदर जैसे अगर ज्योग्राफी के अंदर भी एक लॉ या साइंस या फिर फॉर्मूलाज या फिर मेथड, एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ स्टडी नहीं लेके आओगे तो इसकी रेलेवेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ के शॉफर बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे, शॉफर बहुत एडवोकेट करते थे सिस्टमेटिक या नोमोथेटिक अप्रोच को कि लॉ बनाना है। शॉफर और हार्टस्टोन का जो फाइनल डिबेट था ना वो यही था। हार्टस्टोन बोलते थे कि नहीं, ज्योग्राफी को आप लॉ नहीं बना सकते, ज्योग्राफी आपका डिस्क्रिप्टिव है। और शॉफर बोलते थे कि भाई डिस्क्रिप्टिव में ज्योग्राफी की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, यू हैव टू मेक लॉज एंड मॉडल्स एंड मैथमेटिकल अप्रोच इनटू दिस साइंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द साइंस ऑल्सो।
ठीक है, समझ आ रहा है। तो जो लॉ एंड यूनिवर्सल होते हैं वो जनरल एक बहुत ही जनरलाइजेशन लेके आते हैं। और ज्योग्राफी जो है इट कम्स, अगर देखो ऐसे समझो कि अगर एक स्टेटमेंट है, मैंने जैसे एथिक्स में पेपर 4 के अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस स्टेटमेंट। नाउ दिस इज ए सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, 10 लोगों का 10 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा इसके अंदर। सो ये जो अप्रोच है ये कौन सी है, ये इडियोग्राफिक अप्रोच या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। अब मैं लिखूँ x + y = z। अब ये क्या है, ये मैंने फिक्स कर दिया है कि 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, 3 + 2 हमेशा 5 ही होगा। मैंने एक जनरल लॉ दे दिया है। या फिर a² + b, हम जो लिखते हैं ना कि a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द मैथमेटिक्स। सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन ए लॉ। अब आप इसमें a b की जगह कोई भी वैल्यू लिख दो, आई हैव गिवन ए जनरल लॉ। सो दिस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab इज माई नोमोथेटिक अप्रोच, is my scientific law approach, is that there is a law, there is a rule about that। लेकिन एक स्टेटमेंट है, अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ मुझे आज नहीं जाना, अब उस मुझे आज नहीं जाना को 4 लोग समझेंगे, मुझे नहीं जाना आज, मुझे नहीं जाना आज, मुझे नहीं जाना आज, यू नो लाइक डिफरेंट sounds and variations में I cannot make different emotions about that, but you get my point what I'm trying to say, ठीक है। सो ये फाइट था इनका नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक का कि कौन किसको क्या बोलना है। जो इडियोग्राफिक है वो यूनिक या पर्टिकुलर के बारे में रहती है, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जो है ये इडियोग्राफिक के बारे में होती है कि डिस्क्रिप्टिव है, वी डोंट वांट टू मेक लॉज, सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, डिटेक्टिव अप्रोच होगी यहाँ पे। बट जो नोमोथेटिक है या जो लॉ मेकिंग अप्रोच है ये बोलती है कि जनरलाइज करो, यूनिवर्सल लॉ बनाओ, एक सब्जेक्ट को पूरा ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक रखो। वेरेज इडियोग्राफिक बोलती है कि सब्जेक्टिव रहेगा एंड स्पेशल रहेगा। ये फाइनल डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है। ये फाइट थी यहाँ पे पूरी। तो कार्ल रिटर जो है वो भी डिडक्टिव अप्रोच के लिए थे। डिडक्टिव अप्रोच अगेन डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। वेरेज जो हम्बोल्ट थे वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के थे, उनका था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डिस्क्रिप्टिव बनाओ, तो ये इंडक्टिव अप्रोच के थे। इंडक्टिव लॉजिक एक्सटेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू जनरल, लेकिन डिडक्टिव जो है वो जनरल टू इंडिविजुअल जाता है, मतलब वन के बारे में, डिडक्टिव वन के बारे में, इंडक्टिव ऑल के बारे में बात करता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है, अगर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात कर रहे हो तो वो फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज फॉर ज्योग्राफी की बात करेगा इन लाइन फिर अदर साइंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, सब में एक डिफरेंट लॉ बना हुआ है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो। सो दिस वाज इट सेड अबाउट दैट। तो शॉफर जो थे ना, प्रोफेसर F.K. शॉफर, प्रोफेसर शॉफर इसी नोमोथेटिक अप्रोच के बारे में बात करते थे। उनका हार्टस्टोन से यही लड़ाई था, यही आर्ग्यूमेंट था। जब हार्टस्टोन का 1939 के अंदर पेपर आया था, उसके बाद में जब इसको एरियल डिफरेंशिएशन को बहुत वेल रिसीविंग मिला था, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा था, लेकिन प्रोफेसर शॉफर जो थे ये इकोनॉमिस्ट टर्न्ड इनटू ज्योग्राफर थे, और ये दोनों के दोनों USA के अंदर थे। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो दोनों USA के अंदर थे। तो जब शॉफर ने जब दिया तो शॉफर ने पर्टिकुलरली अपना एक पेपर दिया था 1953 के अंदर, जो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था। तो शॉफर का ये एक ही पेपर है जिसने पूरी हलचल मचा दी थी। इस पेपर का नाम था एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी। तो इन्होंने रीजनल अप्रोच को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दी थी, इन्होंने बिल्कुल काट कर दी थी कि आप कंटेम्प्रेरी जियोग्राफी के अंदर अगर इस तरह की बात करोगे कि आपकी एक्सेप्शनल है या फिर आपकी डिफरेंट है तो ये नहीं चलेगा, जियोग्राफी का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो शॉफर का ये मानना था कि जियोग्राफी जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर यू हैव टू मेक द लॉज फॉर द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फीचर ऑन द अर्थ। ये लाइन याद कर लो, ये शॉफर की लाइन है जो एरियल डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि यू कैन नॉट गो इनटू मेकिंग की दिस पर्टिकुलर स्पेशल रीजन और दिस इंडिविजुअल रीजन हैज़ सम वेरी एक्सेप्शनल थिंग इनटू दैट। सो ये जियोग्राफी इस स्पेशल रीजन के बारे में यू कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज और यू कैन नॉट मेक जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स अबाउट दैट। सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो मेंटल कंस्ट्रक्ट है आपका कि ज्योग्राफी और जो साइंस एंड लॉज हैं वो एक साथ में नहीं जा सकते हैं, इसको ब्रेक करो। जो भी साइंस की स्टडीज़ होती हैं वो सब यूनिक इवेंट होती है, सारी साइंस के अंदर यूनिक होती है, सब में कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट होता है और आप उनको लेके लॉ बनाते हो। ज्योग्राफी ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि मैं तो पूरा ही एक्सेप्शनल हूँ कि मेरे में तो लॉ बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को बोला था कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना होते हैं विच इज़ वॉट द अरेंजमेंट इन पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वीट ग्रोन एरियाज़ यहाँ पे मिलता है, जैसे कि रबड़ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मिलती है। सो ये जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है
हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम फिनोमिना की बात नहीं कर रहे हैं। आप रीजन में सिर्फ एक फिनोमिना पे अटके हुए हो कि ये फिनोमिना स्पेशल है, यहाँ पे भूल जाओ इसको। उस पूरा ये देखो कि ये कहाँ कहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरे ग्लोब पे इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू नो अबाउट। सो ये बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया ना कि हार्टस्टोन ने क्या बोला था और अब शॉफर उसका कैसे काट कर रहे हैं, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। और उसके बाद में इसी पॉइंट पे एक्सेप्शनलिज्म, शॉफर का जो पेपर का नाम था वही एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी था। तो शॉफर तो अपनी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद में ये पेपर पब्लिश 1953 के अंदर करके, इनकी डेथ हो गई थी पहले ही, उसके बाद में इसी पेपर पे काट करते हुए 1955 या 54 के अंदर हार्टस्टोन एक पेपर लेके आए थे। फिर उस पॉइंट को और प्रूव करने के लिए आई थिंक 1956 या 58 के अंदर एक और पेपर लेके आए थे। तो हार्टस्टोन और शॉफर का ये काफ़ी थोड़ा सा द्वंद्व युद्ध चला था, बट शॉफर वॉज नॉट अलाइव टू काउंटर हार्टस्टोन एनीमोर। तो एनीहो, तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने डिबेट में अपना क्या बोला यहाँ पे। और ये जो डिबेट था ना, ये वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल डिबेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफी था। रिचर्ड हार्टस्टोन एंड शॉफर का डिबेट इतना जिसको बोलते हैं ना कि एकेडमिक नॉलेज का था, कि ज्योग्राफी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आना स्टार्ट कर दिया था। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, देखो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री तो बताया ही है कि 1953 के अंदर जब 1939 के अंदर हार्टस्टोन का बुक आ गया था, उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये एरियल डिफरेंशिएशन का बहुत बातचीत होना स्टार्ट हो गया था। यूएसए में उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स थे, क्योंकि अर्ली 1950s के अंदर यूएसए के अंदर रीजनल पैराडाइम से काफ़ी यूएसए के अंदर ज्योग्राफर्स इन्फ्लुएंस्ड थे। तो उनके अंदर रिचर्ड हार्टस्टोन ने जब अपनी नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक को लिखा तो ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ठीक है। मतलब इट वॉज पब्लिश्ड इनटू दिस एनल्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर ऑल्सो। ये एक इनका एसोसिएशन, इनका एक वो था अपना, ये जनरल था। तो उस वक्त पे इनको काफ़ी पब्लिशिंग मिली थी। और उसी वक्त पे उसके बाद में इसी के क्रिटिसिज्म के अंदर 1953 के अंदर सेम इसी पब्लिकेशन के अंदर, सेम इसी जर्नल के अंदर जो प्रोफेसर F.K. शॉफर थे, इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी लिखा था। नाउ प्रोफेसर के शॉफर के बारे में समझो। प्रोफेसर शॉफर जो है ये पहले एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और इकोनॉमी जो है वो डिस्क्रिप्टिव बातों पे नहीं चलती है। इकोनॉमी के अंदर आपके सर्टन कुछ थ्योरीज होती हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं। नाउ ये इकोनॉमिस्ट टर्न्ड इनटू जियोग्राफर थे, और इन्होंने, एंड ही वाज आल्सो अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू यूएसए। ये उस वक्त का टाइम है जब हमारे ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चल रहे थे। इसके देखो, इसके बोल रही हूँ मैं, हिटलर के उस वक्त पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चल रहे थे नाजी प्रोसिक्यूशंस के लिए। तो ये उसी नाजी प्रोसिक्यूशन से भाग के, जर्मनी से भाग के यूएसए के अंदर आए थे। और यहाँ पे जब आए तो इन्होंने खुद को डेडिकेट कर दिया था। मतलब इन्होंने ये एक टास्क ले लिया था अपने हाथ में कि ज्योग्राफी की जो पोजीशन है उसको ये क्लेरिफाई करेंगे। मतलब इट वाज आल्सो ड्यूरिंग द टाइम जब यूएसए के अंदर ज्योग्राफी में एरियल डिफरेंशिएशन की बहुत हवा चल रही थी, बहुत बातचीत चल रही थी। तो उसी वक्त पे उनको लगा कि ये एक गलत परसेप्शन है कि ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ जो रीजनल पैराडाइम ऑफ ज्योग्राफी है वही प्रेवलेंस में था। तो उसको कट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए 1953 के अंदर इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी का पेपर दिया था। now जैसे ही इन्होंने ये पेपर दिया, हालांकि उससे पहले शॉफर की डेथ हो चुकी थी, तो जब उन्होंने ये पेपर दिया तो अगेन उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, क्योंकि देखो उस वक्त पे सिर्फ रीजनल ज्योग्राफी ही चल रहा था। देन सडनली ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव केम, ठीक है। तो उस डिबेट को जारी रखते हुए 1954 के अंदर रिचर्ड हार्टस्टोन ने फिर से एक पेपर लिखा जिसका नाम था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड। इसके आगे इन्होंने री एग्जामिन जोड़ दिया था। बट अंडरस्टैंड कि इसके बाद में शॉफर का पेपर नहीं आया, इसके बाद में रिचर्ड हार्टस्टोन का पेपर था। उसके बाद में फिर से 1958 के अंदर हार्टस्टोन ने एक और आर्टिकल पब्लिश करा जिसका नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी एज ए साइंस ऑफ स्पेस फ्रॉम कांत टू हम्बोल्ट टू हेटनर। अब क्या कर रहे हैं, ये कांत, हम्बोल्ट और हेटनर को लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से इवॉल्व हुई है, और इसलिए ज्योग्राफी जो है वो रीजनल पर्सपेक्टिव की ही है। नाउ अगेन ये जो पूरी फाइट है ये सिर्फ डिबेट ऑन मेथडोलॉजी है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी पे ज्योग्राफी की स्टडी करना चाह रहे हो। ये चीज़ मैंने आपको समझाई। क्या आप रीजनल मेथडोलॉजी अप्रोच करना चाह रहे हो विच इज़ योर आइडियोग्राफिक मेथडोलॉजी, या फिर आप सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और जिसे हम बोल रहे हैं नोमोथेटिक ज्योग्राफी, इसको यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये इंटरप्रिटेशन था। तो हार्टस्टोन ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, जिसका मतलब था कि ज्योग्राफी, यू आर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी एज द
एक्सेप्शनलिज्म को देखते हैं। एक्सेप्शनलिज्म हमारे एक छोटा सा टॉपिक भी है। एक्सेप्शनलिज्म क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बट यहाँ पे देखो, इन्होंने जब शॉफर ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा तो उन्होंने देखो, ये बात ऐसी होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट है, उसके 50 इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं। अब उन 50 इंटरप्रिटेशन में से एक इंटरप्रिटेशन हमारे हार्टशॉन ने निकाल के रीजनल ज्योग्राफी में बात करी, और उसी स्टेटमेंट का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल के हमारे शॉफर ने उसकी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात करी। ठीक है, तो ये उनका था। तो शॉफर ने जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन रीजनल ज्योग्राफी था कि वी आर वेरी एक्सेप्शनली हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, एंड वी आर accurately, orderly and rationally describing one particular area or one particular region into on the surface of the earth। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत बोला था, और उन्होंने बोला था and he was very much against of not making laws into the geography। वो ideographic approach of geography से काफ़ी जिसको बोलते हैं ना कि disappointed से थे। तो उन्होंने फिलोसफी, ही एडवोकेटेड फॉर अडॉप्शन ऑफ द फिलोसफी एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ द साइंटिफिक पॉजिटिविज्म ऑल्सो। पॉजिटिविज्म की बात अभी हम आने वाले 1-2 क्लासेस के अंदर करेंगे। ये बात होती है फैक्ट्स पे कि आप सिर्फ फैक्ट पे ध्यान दे रहे हो, आपका कोई सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस यू आर सेइंग। ठीक है, तो एक्सेप्शनलिज्म को समझो कि एक्सेप्शनलिज्म क्या था यहाँ पे। ये उस एक बिलीफ ऑफ जियोग्राफी के बारे में बात करता है कि जियोग्राफी एंड हिस्ट्री दोनों के बारे में बात करता है। हिस्ट्री, और कांत ने क्या बोला था कि हिस्ट्री जो है वो नैरेटिव है, वेरएज ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, एक्सेप्शनलिज्म का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ। एक्सेप्शनलिज्म उस बिलीफ को बताते हैं कि जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैथडोलॉजिकली बाकी जो सिस्टमेटिक साइंसेज हैं इनसे डिफरेंट है। और ये आइडिया जो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का साथ साथ में ये हमारा इमैनुअल कांत से रिलेट करता है। इमैनुअल कांत इज कंसीडर्ड एज, और ये शॉफर ने ही बताया था, शॉफर ने ही उनको बोला था कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन द ज्योग्राफी। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अलग है। हम बोलते हैं कि अरे ये तो एक्सेप्शनल है, अच्छा ये तो एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ दो, दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शनलिज्म इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो कांत ने क्या बोला, कांत क्योंकि फाउंडर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है, तो इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो दोनों है, इन्होंने दोनों की बात करी थी। हिस्ट्री नैरेटिव है, ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो दोनों खुद को एक ऐसे एक्सेप्शनलिज्म पोजीशन में मानती हैं कि बाकी दुनिया में जितनी भी सिस्टमेटिक साइंसेज हैं उनसे आप उनका कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो टेम्पोरल साइंस कौन सी हो गई, टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ, जो क्रोनोलॉजी की बात हम करते हैं। ठीक है, सो टेम्पोरल साइंस एंड ज्योग्राफी हो गया स्पेशियल, हमारा कोरोलॉजी रीजनल साइंस है। तो ज्योग्राफी जो है आप उसको स्पेस में कंसिडर करते हो, और हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो टाइम टू टाइम में कंसिडर होता है। तो कांत ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुकी हूँ कि हिस्ट्री इज नैरेटिव वेयरएज ज्योग्राफी इज, अच्छा थोड़ा पेनिंग सही नहीं चल रहा है, आई डोंट नो सडनली व्हाट हैपेंड विद दिस, बट ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये लिखो तो अच्छी बात है, थोड़ा नोट्स में रहेगा, बाकी मैं आपको इसके नोट्स तो दे रही हूँ, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल भाषा में अगर बताएं तो ये था। और यही जो बात थी कांत की जिसमें उन्होंने बोला था कि जो स्पेशल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ये इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉलेज। नॉलेज किसका, अबाउट देयर टाइम। ठीक है, उनके टाइम के, उनका नेचर कैसा है, और जो नेचुरल लॉज उन्हें गवर्न करते हैं। अंडरस्टैंड, जो इन्होंने लॉज की बात करी है वो नेचुरल लॉज की बात करती है, जो उनको गवर्न करने वो स्पेशल लोकेशन में हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट होगा। तो इसमें इन्होंने यही बोला था कि जो स्पेशियल और जो टेम्पोरल अरेंजमेंट है सब्जेक्ट का, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ साइंस, इट इज़ नॉट अबाउट द साइंस। ठीक है, और ये हार्टस्टोन ने इसी कांत की बात को पकड़ के इन्होंने बोला था कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है वो डेफिनेटली लॉ मेकिंग की बात करती होगी, बट हम जब बात करते हैं एंड दैट इज ट्रू साइंस। ठीक है,
साइंस का मतलब उस वक्त पे यही हुआ करता था कि आप लॉज बना रहे हो, थ्योरी बना रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हो। लेकिन अब इसी बात को पकड़ के कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन या जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री या ज्योग्राफी या किसी भी स्पेशल हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का है, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ साइंस, विच मीन्स दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लॉ मेकिंग और ट्रू साइंस, बल्कि क्या होगा, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और ये इस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के साथ मैच नहीं करती है, इट इज़ डिफरेंट। हार्टस्टोन ने कांत की इसी बात को पकड़ के एरियल डिफरेंशिएशन लेके आए थे। तो कांत के बाद में हेटनर थे हमारे, एल्फ्रेड हेटनर, इफ यू रिमेंबर, वाज आल्सो ए जर्मन ज्योग्राफर। ठीक है, इन्होंने भी ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस के अंदर डिफाइन करा था। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेथडोलॉजिकल जियोग्राफर इन दी जर्मनी कांत के बाद में। तो हेटनर ने भी वही जो कांत ने डेफिनेशन दी थी जियोग्राफी की, उसी को रिवाइव करा और ये था कि अच्छा साइंस का हेटनर की तरह कांत की तरह हेटनर ने भी यही बोला था कि हाँ, ये जो हमारी साइंस ऑफ जियोग्राफी है, जो जियोग्राफी है, ये बाकी साइंसेस से काफ़ी डिफरेंट है, बाकी साइंसेस से एक बहुत ही यूनिक प्लेस होल्ड करती है। तो ऐसे के अंदर हेटनर ने क्या बोला था, मैं बात कर रही हूँ अभी हेटनर की, और जिस बात की हेटनर की जिस बात पे हार्टस्टोन जो है वो एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था जिन्होंने आगे चल के, तो हेटनर ने क्या बोला था कि जो रियलिटी है ना, ये हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। तो हम इसमें किसी भी पॉइंट को 3 मतलब ये इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले में मत लेके जाना। तो उन्होंने बोला कि रियलिटी इज़ साइमल्टेनियसली अ 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे कि एक पॉइंट से जब हम देखते हैं तो हमको रिलेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स दिखाई देता है, दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं तो हमको डेवलपमेंट इन टाइम दिखाई देता है कि टाइम में कैसा डेवलपमेंट हुआ है, और जो तीसरा है इसका स्पेशल अरेंजमेंट है कि स्पेस मतलब लोकेशन, एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसका अरेंजमेंट एंड डिवीजन कैसा है। तो 3 बातें हो गई कि एक तो सिमिलरिटी, टाइम, डेवलपमेंट इन टाइम एंड स्पेशल अरेंजमेंट। ये तीनों चीज़ें जो है इनमें पर्टिकुलरली स्पेशल एंड टेम्पोरल रिलेशनशिप जो है किसी भी ऑब्जेक्टिव का, वो क्या सिमिलर रहा है समय के डेवलपमेंट के साथ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिस्टमेटिक साइंस जो है या जो जनरल साइंस है वो इस टेम्पोरल एंड स्पेशल रिलेशनशिप को इग्नोर कर देती है, इसको नहीं ध्यान देती है, इग्नोर कर देती है। वो किन्हीं भी ऑब्जेक्टिव्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर वो सिमिलरिटी ढूंढ के उसको इंटरकनेक्टनेस कर देती है। वेयर इज जो एक्सेप्शनलिज्म या फिर जो जियोग्राफी है ये स्पेशल एंड टेम्पोरल, एक इस पर्टिकुलर का स्पेशल एंड टेम्पोरल जो आप ऐसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होगी। रीजनल जियोग्राफी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कांत का जो आइडिया था एक्सेप्शनलिज्म का, उसको बाद में F.K. शॉफर ने यूज़ करा था। तो अब जब इन्होंने यूज़ करा शॉफर ने, तो शॉफर ने जब लिखा ना कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, इन्होंने डेफिनेटली इस टर्म को यूज़ करा है, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं इस पेपर में कि नहीं, ज्योग्राफी एक्सेप्शनल नहीं है। अंडरस्टैंड, नाम इसका एक्सेप्शनल है, बट ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ द एक्सेप्शनलिज्म, क्योंकि और एक्सेप्शनलिज्म का मतलब ही ये हो गया है कि हम रीजनल जियोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड दिस। शॉफर काट कर रहे थे, शॉफर क्रिटिक कर रहे थे, तो उन्होंने उसी बेसिस पे कि आप एक्सेप्शनलिज्म और ज्योग्राफी नाम दिया उन्होंने उस पेपर का, और उसके बाद में उसी का क्रिटिसिज्म करा था। तो जब ये पेपर इन्होंने निकाला तो इस पेपर के अंदर इन्होंने हार्टशोन, हेटनर, कांत, ये जिन का वर्क हेटनर ने अपना एरियल डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करा था, उन सब की यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसिज्म करी थी। तो हार्टस्टोन का एक्सेप्शनलिज्म विच मीन्स ही सेइंग कि दिस जियोग्राफी इज़ ओनली रीजनल जियोग्राफी, इसको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा और उन्होंने एक अल्टरनेट केस ऑफ जियोग्राफी बताना स्टार्ट करा, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जियोग्राफी जो है वो आप पॉजिटिविस्ट मेथड से क्यों नहीं देखते हो। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन करा, देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, मैं अपने फ्लो से जा रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि हाँ, जो हमारा जियोग्राफी है ना, इसका एक सर्टेन पार्ट
पूरा नहीं, एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी जो है दैट इज़ डेफिनेटली सोशल साइंस के अंदर आता है। लेकिन जो इसका बाकी का कैरेक्टरिस्टिक है वो साइंस की तरह है, और जो साइंस है आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू रिक्वायर पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज, यू रिक्वायर लॉज, तभी जो वो पॉइंट है साइंस का वो एक्सप्लेन हो पाता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था। और इन्होंने बोला था कि आप अगर रीजनल ज्योग्राफी में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल लोकेशन पे फिनोमिनाज की बात करते हो, इससे कि ज्योग्राफी इज़ नॉट अबाउट फिनोमिना, ज्योग्राफी इज़ अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज फिनोमिना। अर्थ पे ये जो स्पेशल जो फिनोमिना है, पर्टिकुलर XYZ फिनोमिना, इसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे डेल्टाज मिल रहे हैं मुझे, कहाँ पे मुझे मेरा वोल्केनिक इरप्शन मिल रहा है, इसका क्या स्पेशल पैटर्न है, कहाँ पे जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट है वो हेलमेट टाइप का है, हेमलेट टाइप का है। देखो मैं हेमलेट एंड हेलमेट में हमेशा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। सो दैट इज़ अगेन, सो इस तरह का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात इन्होंने करी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ज्योग्राफी को एज एन इंटीग्रेटेड साइंस लेके आते हो तो ये एक सिस्टमेटिक साइंस का इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक साइंस। और क्यों ये इतना एम्फेसिस कर रहे थे कि आप जो है वो इसकी साइंस में एक्सप्लेनेशन करो, क्योंकि उनको लगता था कि अगर आप किसी फिनोमिना को, अब जैसे कि पॉजिटिविज्म की इन्होंने बात करी थी, तो अगर पॉजिटिविज्म या फिर अगर आप उसके फैक्ट डिस्क्राइब करके अगर आप उसमें लॉ देके उसकी बात करते हो तो जो मेजर इरेगुलरिटीज़ है ना कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ख़त्म हो जाएगी। ज्योग्राफी के अंदर एक रेगुलरिटी आ जाएगी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। यू गेट टू नो कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल अरेंजमेंट जो डिफरेंट फिनोमिना का है वो लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो ये बात हर जगह सही नहीं हो सकती, डेफिनेटली सी बात है। तो ये इनका पॉइंट था, ये इनका एक्सेप्शनलिज्म का पॉइंट था। तो इनका यही कहना था कि ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। हार्टस्टोन ने यही बोला था कि एक्सेप्शनल पार्ट है हमारा, हम बाकी सिस्टमेटिक साइंसेस की तरह नहीं है। इन्होंने बोला कि कुछ एक्सेप्शनलिज्म नहीं है। ज्योग्राफी हो सकता है कि सिस्टमेटिक साइंस का मेथोडोलॉजी शेड नहीं करती हो, उसका पिक्यूलियर नेचर होगा, हो सकता है कि किसी एक जगह पे कुछ यूनिकनेस हो, लेकिन ये यूनिकनेस फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड हर एक के अंदर होती है। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और बाकी सारी साइंसेज में जिस तरीके से लॉज बन रहे हैं उस तरीके से ज्योग्राफी में लॉ नहीं बन सकते हैं। सो ही वॉज कम्प्लीटली ऑन दैट आइडिया कि एज सच नथिंग इज़ यूनिक और पिक्यूलियर। तो शॉफर जो है इस वजह से इन्होंने जो हमारे इडियोग्राफिक ऑर्थोडॉक्सी थी इसको भी कम्प्लीटली रिजेक्ट करा था। इनफैक्ट जो शॉफर थे इनका कहना था कि आप नोमोथेटिक पे जाओ, विच मीन्स कि गो फॉर द लॉ मेकिंग, मेक सम जनरल एंड यूनिवर्सल मॉर्फोलॉजिकल लॉ। आज मेरी राइटिंग इतनी बेकार आ रही है ना, ठीक है, बट यू गेट माई पॉइंट। जनरल एंड यूनिवर्सल मॉर्फोलॉजिकल लॉ बनाओ वहाँ पे स्पेशल पैटर्न के बारे में, तब आपकी जो जियोग्राफी है ये इज इन साइंस ऑफ अर्थ सरफेस बन के उभर के आएगी। तो ये हेटनर का हमारा हेटनर का, आई एम वेरी सॉरी, तो ये हमारा शॉफर का जो है ये आइडिया था। तो क्या डिबेट हुई थी, देखो मैंने आपको मोटा मोटा पिक्चर बता दिया है, मोटा क्या, मैंने आपको बिल्कुल माइक्रो पिक्चर बता दिया है कि क्या डिबेट थी। अब शॉफर का जो पहला पेपर था उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप एक्सेप्शनलिज्म क्लेम करते हो जियोग्राफी में, सो दैट इज़ ए वेरी इग्नोरेंट एंड एरोगेंट सिचुएशन, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि बाकी सारी साइंस जो है वो ही सिर्फ जनरल आइडिया रखती है, जियोग्राफी एकदम ही स्पेशल एंड यूनिक प्लेस हो गई है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर माँ को उसका बच्चा स्पेशल लगता है, तो इसलिए कि हाँ ठीक है आपके लिए स्पेशल होगा, बट वो हर एक माँ के लिए उनका हर एक माँ का बच्चा स्पेशल ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिक्यूलियर हो गया है क्या, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को एडवोकेट करा था कि लॉज फॉर्मुलेट करो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना पे, नॉट जस्ट फोकस ऑन द फिनोमिना इटसेल्फ। रीजनल जियोग्राफी सिर्फ फिनोमिना पे बात करती है, सिस्टमेटिक जियोग्राफी या फिर जिसको हम जनरल जियोग्राफी या यूनिवर्सल जियोग्राफी बोलते हैं वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना पे बात करती है।
सेकेंड पार्ट में उन्होंने इस टर्म को और कहाँ से ओरिजिनेट हुई एक्सेप्शनलिज्म इसके बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि हार्टस्टोन ने जो है ये हेटनर से लिया था और हेटनर ने ये कांत से लिया था। तो शॉफर ने इस चीज़ को, मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि जिन ज्योग्राफर का वर्क हमारे हार्टस्टोन ने यूज़ करा था, उन्हीं ज्योग्राफर का वर्क यूज़ करा था शॉफर ने। सो इट टीचर्स बोर्ड विद द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब कांत वॉज वर्किंग तो उस वक्त पे साइंस का इतना एग्जिस्टेंस नहीं था। तो उनका जो भी बेस्ट वर्क है कॉस्मोलॉजी के अंदर वो इट इज़ नॉट रेशनल साइंस, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी थॉटफुल कंटेम्पलेशन ऑफ द यूनिवर्सल। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्सेप्शनलिज्म की कोई जगह नहीं है मॉडर्न साइंस के अंदर। देयर इज नो वे एंड दैट वुड बी वेरी एरोगेंट एंड इग्नोरेंट इफ यू से कि स्टिल ज्योग्राफी होल्ड्स अ वेरी एक्सेप्शनल प्लेस इन द सिस्टमेटिक साइंसेज। फाइनल पेपर में इन्होंने बोला था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी। इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। ज्योग्राफी क्योंकि स्पेशल साइंस है, इसीलिए हमको मॉर्फोलॉजिकल मॉडल्स, जिसको मैंने आपको बोला कि जनरल एंड यूनिवर्सल मॉर्फोलॉजिकल लॉज बनाने पड़ेंगे। और ये जो लॉज होंगे, हाँ, ये डेफिनेटली सी बात है, डिफरेंट होंगे। दे विल इनिशियली इम्पार्ट सम मॉडल्स एंड थ्योरीज फ्रॉम द सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑल्सो, और उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने बन जाएंगे। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर देख लो, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर देख लो, हमने कुछ पोर्शन डेफिनेटली वहाँ इकोनॉमी से लिया है ताकि ज्योग्राफी में आ जाए। तो हार्टस्टोन का क्या रिस्पॉन्स था? रिचर्ड हार्टस्टोन ने जब पहले पेपर पढ़ा, ही बिकेम वेरी वेरी फ्यूरियस। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी यूएसए में इन्हीं का परचम ले रहा था एंड सडनली अ पेपर केम इन द सेम जर्नल एंड ही दिस पेपर क्रिटिसाइज्ड हिम वेरी बैडली। तो इन्होंने 1955 के अंदर या 1958 के अंदर उसी सेम जर्नल के अंदर, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब याद रहे तो वेल एंड गुड, ना भी रहे तो फाइन, उसी के अंदर इन्होंने लिखा। तो जो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पेपर नाम था शॉफर का, और उसी एक्सेप्शनल इन ज्योग्राफी री एग्जामिन पेपर का नाम दे दिया हार्टस्टोन ने। सो यू नो इट वाज अ वेरी गुड फाइट इफ़ यू आर एवर इन टच विद द रिसर्च पॉइंट। जैसे कि बिफोर ज्वाइनिंग टू यूपीएससी आई वाज इन द रिसर्च। तो ये जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब जैसे होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कभी कभी ये जो पेपर्स आते हैं, आपने पेपर पब्लिश करा है, सडनली देयर इज़ अ ह्यूज क्रिटिसिज्म किसी दूसरे पेपर के अंदर। सो इट्स लाइक दैट एक्साइटमेंट एंड दैट एंगर एंड दैट एंथुजियाज्म रहता है कि हाँ, अब देखो क्या होता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इफ़ यू आर इन द रिसर्च। एनीहू, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इन्होंने बोला कि जो के शॉफर ने अपने पेपर में जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम री एग्जामिन्ड रखा है। तो हार्टस्टोन ने बोला कि जो शॉफर है उसने नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। कोई भी उसमें, मतलब जैसे स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है या रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी है। सो मैं कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ। बाकी एक और जो पेपर आया था उसमें उन्होंने जो हेटनर का एक्सेप्शनलिज्म था कि हेटनर का एक्सेप्शनलिज्म जो है वो कांत के एक्सेप्शनलिज्म से ऑरिजिनेट हुआ है, इस असर्शन को, ये जो पॉइंट दिया था शॉफर ने, इस पॉइंट को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा। तो उन्होंने बोला कि हेटनर तो अवेयर ही नहीं थे एक्सेप्शनलिस्ट व्यू के, और ये इंडिपेंडेंटली उनका खुद का व्यू है। मतलब ये देखो फाइट कैसे चल रही थी। उसके बाद एक और पेपर आया था हार्टस्टोन का। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि जो ज्योग्राफी है डेफिनेटली शुड इम्पोर्ट, खुद मत बनाओ, बट बाकी जो ज्योग्राफी है, बाकी जो साइंसेज हैं, इनसे आप मॉडल्स अपनी ज्योग्राफी में डेफिनेटली लेके आ सकते हो। लेकिन इनका खुद के मॉडल्स बनाना, ज्योग्राफी के खुद के मॉडल्स बनाना बड़ा टफ हो जाएगा। तो इस शॉफर जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सेप्शनलिज्म प्रीच कर रहे थे कि हम बाकी जैसे साइंसेज लॉज एंड मॉडल्स बनाती हैं, हम नॉमोथेटिक अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, तो उसको इन्होंने कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि द बैड थिंग वॉज कि शॉफर वॉज नॉट देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ। अगर शॉफर वुड हैव बीन देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ तो मे बी हमारा पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा और भी अलग तरीके से हो जाता। तो अगर हम इन दोनों के कंक्लूजन पे पहुंचे तो क्या कंक्लूजन है, कौन जीता कौन हारा? एक्चुअली ज्योग्राफी जीती दोनों के अंदर, और दोनों ही जीते, क्योंकि ये जो डिबेट हुई थी के शॉफर एंड रिचर्ड हार्टस्टोन के बीच में, इट इज़ वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्सचेंज दैट हैपेंड इन द डेवलपमेंट, इन द इवोल्यूशन, इन द डिसिप्लिन ऑफ द ज्योग्राफी। मेथोडोलॉजिकल, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सटीक काट करना, वैसे सटीक काट थी ये। तो उस वक्त पे मिड 20th सेंचुरी के अंदर इनकी डिबेट की वजह से देयर वर सीन अ ह्यूज रीजनल पैराडाइम शिफ्ट ऑल्सो।
ठीक है। उसके बाद में काफ़ी चेंजेस आए थे जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अक्रॉस द अकेडमिया मतलब हर जगह, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, रशिया के अंदर फैल गया था। उसके बाद में ग्रेजुअल शिफ्ट दिखाई दिया था हमको मेथोडोलॉजी के अंदर कि हम रीजनल से यूनिवर्सल ज्योग्राफी के अंदर धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। तो ये रिचर्ड एंड हार्टशॉन का डिबेट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो पूरी डिबेट थी ना, ये 2 ही बातों के बारे में थी कि मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी क्या होगा। हार्टशॉन में आपको फिर से क्विकली रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भूलो। हार्टस्टोन जो थे ये रीजनल ज्योग्राफी के प्रोपाउंडर थे। ये बोल रहे थे एरियल डिफरेंशिएशन, एक ही पर्टिकुलर रीजन के बारे में जो भी जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, डिस्क्रिप्टिव, नो लॉ, नो मैथमेटिक्स, नो मॉडल्स, नथिंग, जस्ट कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके आओ मेरे पास। तो ये हार्टस्टोन था। शॉफर ने बोला कि इतना इग्नोरेंट मत बनो, आप स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिनोमिना के बारे में बात करो, सिर्फ फिनोमिना के बारे में बात मत करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिनोमिना के बारे में बात हो रही थी। तो आर्स्ट्रो ने बोला कि आप लॉज बनाओ, नहीं बनाओगे तो रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, और नहीं बनाओगे तो जैसे बाकी सिस्टमेटिक साइंसेज में ग्रोथ हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, वो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हार्टस्टोन ने बिल्कुल ही काट दिया था। तो ये बस मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी की फाइट थी, दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। इसमें बाकी किसके नाम याद रखने हैं? इमैनुअल कांत का नाम याद रखना है, एल्फ्रेड हेटनर का नाम याद रखना है, आप हम्बोल्ट एंड रिटर का नाम भी डेफिनेटली याद रख सकते हो। हालांकि इन दोनों ने सिस्टमेटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी में बात करी थी, एक्सेप्शनलिज्म या एरियल डिफरेंशिएशन नहीं दिया था। एरियल डिफरेंशिएशन टर्म यूज करा गया था रिचर्ड हार्टस्टोन के द्वारा। ठीक है। रिचर्ड हार्टस्टोन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड एरियल डिफरेंशिएशन विच वॉज नथिंग बट द रीजनल ज्योग्राफी, और वही एरियल डिफरेंशिएशन आगे चल के रीजनल सिंथेसिस के अंदर इवॉल्व हो गया था, जिसको अभी हम करेंगे। ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात है, समझ आ गया। ये कांत, इमैनुअल कांत, एल्फ्रेड हेटनर, हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर, इन सबको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा रिचर्ड हार्टस्टोन और F.K. शॉफर, पूरा नाम लिखना F.K. शॉफर, प्रोफेसर F.K. शॉफर, इनका 5 नाम याद रखने हैं इसके अंदर, याद रह जाएगा, सिंपल है। आगे आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, गुड। रीजनल सिंथेसिस की बात करते हैं। रीजनल सिंथेसिस के बारे में यूपीएससी में एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन आया था कि रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ द जियोग्राफी, कैसे बोला है उसको? तो अभी देखो पता चलेगा। सिंथेसिस हम किसको बोलते हैं? जैसे केमिकल सिंथेसिस होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाते हो, फिर आप एक चीज़ उसमें से निकालते हो, सो दैट इज़ व्हाट माई सिंथेसिस इज। तो जब रीजनल सिंथेसिस की बात करी गई तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, किसका? रीजनल ज्योग्राफी का और एरियल डिफरेंशिएशन के अप्रोच का। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट करंट रेलेवेंस बता रही हूँ। लेट्स से मुझे पता करना है कि हिमालय में अभी करंट में, लेट्स से प्रेजेंट के अंदर, और अभी से 100 साल पहले और 1000 साल पहले वहाँ पे कितने ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स का एक्सटिंक्ट कितना था, वहाँ पे ट्राइबल पीपल कितने थे, मुझे ये चीज़ें पता करनी है। देन आई विल टेक हेल्प ऑफ द रीजनल सिंथेसिस। वाई सिंथेसिस क्यों है? क्योंकि सिंथेसिस बिकॉज देखो, मैं एक रीजन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, बट क्या मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे ग्लेशियर्स कितने हैं, ट्राइबल कैसा है, आई एम इंटीग्रेटिंग फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आई एम इंटीग्रेटिंग। सो रीजनल सिंथेसिस एक्चुअली बात होती है कि आपका इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। कैसे करना है ये सपोर्ट करता है, एरियल डिफरेंशिएशन ही आगे चल के रीजनल सिंथेसिस के अंदर बना था। सो जो मेथड ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है जिसके लिए हम बात करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी पिक्यूलियर्स हैं, जितने भी फिनोमिनाज हैं, उन सब की स्टडी कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो उन फिनोमिनाज की स्टडी? हाँ, कैसे? टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, वहाँ पे जो पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पे डिजीजेस कितनी है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल कितना है, वहाँ पे जो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा कौन सी है, कैसे कर रहे हो इन सारी चीज़ों की बातचीत, कैसे कर रहे हो उनका एनालिसिस। वो जो बात है, जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये एक पर्टिकुलर रीजन पे इन सारे फिनोमिनास की स्टडी करी जाती है, उसको हम रीजनल सिंथेसिस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीजन क्या हुआ, ये सब नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी जो मैं बात कर रही हूँ बस उस पर ध्यान दो। रीजन क्या हुआ? रीजन क्या है? रीजन एक ऐसा होमोजीनियस एरिया है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जिसमें सिमिलर टाइप के फीचर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजन। एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। मैं आज बोलूँ कि एनसीआर का रीजन देख लो फॉर एग्जांपल, क्या आज एनसीआर का रीजन जो है, क्या वो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले था, जैसे क्या 10 साल पहले था? क्या आने वाले आगे 5 या 10 सालों के अंदर एनसीआर का रीजन वही रहेगा? नहीं रहेगा।
तो रीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्विटल से करके हमारे ज्योग्राफर थे, इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने एडवोकेट करा था, इन्होंने दिया नहीं था, सॉरी, इन्होंने एडवोकेट करा था रीजन का, कि रीजन जो है वो अर्थ सरफेस का ही एक डिफ्रेंशिएटेड सेगमेंट है, बट ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको एनसीआर का एग्जांपल दिया, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो क्या डेजर्टिफिकेशन में रीजन बढ़ नहीं रहा है? डेजर्टिफिकेशन का हम बोल रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, इज द एरिया नॉट इंक्रीजिंग? इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। रूरल एरिया है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। टाउन या अर्बन एरिया वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो देर इज अ चेंज, इट कीप ऑन चेंजिंग, इट इज एवर चेंजिंग डायनामिक रीजन। इवन विदाल लाप्लास जो थे हमारे, इन्होंने फ्रेंच जो हमारे ज्योग्राफर थे, इन्होंने भी इसी तरह का एक बताया था। इफ़ यू रिमेंबर, पे की बात करी थी हमने जब हम रीजनल, भूलना नहीं है, आई होप यू स्टिल रिमेंबर, कि विदाल की जब हमने बात करी थी तो विदाल रीजनल ज्योग्राफी के एडवोकेट थे, तो इन्होंने पे की बात करी थी कि इन्होंने बाकी रीजन्स को पेज के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो पेज में क्या था, यहाँ पे हर तरह के पे के अंदर सिमिलर तरह का फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक था। जैसे अमेजोन बेसिन्स हैं तो वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन दिखाई देगा, तो कोंगो बेसिन है वहाँ पे सिमिलर टाइप की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है मुझे। तो ये था, तो दिस इज़ व्हाट माय रीज़न इज़। अब कोई भी जो रीज़न होता है इसमें देखो, जो रीज़न होता है ना, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले लेक्चर में क्लास मतलब स्लाइड एक आई थी, मैंने आपको बताया था कि हम आगे बात करेंगे। एक तो लोकेशन होती है, रीजन की एक लोकेशन होती है। जैसे मैं बात करूँ कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ये है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया ये है, वीट प्रोड्यूसिंग ये एरिया ये है, तो एक तो उसका लोकेशन होगा। तो जब मैं बोलूँ वीट प्रोड्यूसिंग एरिया तो आपके दिमाग में आएगा यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, है ना। राइस में भी बात करूँगी तो ये आएगा। तो आप क्या बात कर रहे हो? लोकेशन की बात कर रहे हो। एक होता है इसका स्पेशल एक्सटेंट होता है, जो बात करता है कि कितना बड़ा रीजन है। जैसे आपने देखा होगा जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं और इसके अंदर जब हम वीट प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करते हैं तो मैं एक एरिया बनाती हूँ, उस तरीके से रीजन्स बनाते हैं हम कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज़ अ डेफिनेट रीजन यू आर एक्सपेंडिंग टू। मैं आपको बोलूँ एनसीआर ड्रॉ करो तो आप एनसीआर एक तो रीजन बनाओगे ना, एक स्पेशल एक्सटेंट बनाओगे, इसका वो होता है बाउंड्री हो गई, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द स्पेशल एक्सटेंट की ये मतलब लाइक कितनी बाउंड्री है उसकी, एनसीआर की बाउंड्री क्या है, ठीक है। फिर रीजन जो है वो फॉर्मल या फिर फंक्शनल हो सकता है। रीजन जो है वो हिरार्किकल बाउंड्रीज हो सकती है, हिरार्किकली अरेंज हो सकता है, जैसे कि रूरल एरिया हो गया, स्मॉल टाउन हो गया, सिटी हो गया हमारा, ठीक है। और जो रीजन है इसकी ट्रांजिशनल बाउंड्रीज हो सकती हैं। ट्रांजिशनल बाउंड्री क्या हुई है, जैसे कि मैं बोलूँ साहेल एंड सहारा, साहेल रीजन जो है, या फिर मैं साहेल रीजन क्या है, लेट्स जस्ट से कि सहारा और जो मेरा सवाना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल, अभी आपको क्या लगता है कि क्या डेजर्ट में बिल्कुल एकदम ऐसे लाइन खींची हुई है कि ये इस तरफ डेजर्ट है और इस तरफ सवाना है? ऐसा तो है नहीं। बीच में एक एरिया होगा जिसमें ट्रांजिशनल होगा। जो एरिया सहारा की तरफ होगा उसमें कम बारिश होगी, जो सवाना की तरफ होगा उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा बारिश होगी। तो एक ट्रांजिशन चल रहा है, तो वो ट्रांजिशन हमारा जो रीजन का एक पैरामीटर होता है हमारा। ये जो 9 पैरामीटर्स हैं ये 1905 के अंदर हर्बर्ट शोन थे, इन्होंने दिए थे, ठीक है। HERBERTSON, हर्बर्ट शोन थे, उन्होंने दिए थे। उसके बाद में रीजन की क्लासिफिकेशन भी करते हैं, फिजिकल या कल्चरल रीजन। फिजिकल रीजन के अंदर हम बात करते हैं कि इसका क्लाइमेटिक रीजन क्या है, टेम्परेचर कितना है, उसका रेनफॉल कितना है, एयर मासेस की जो बात करी थी हमने वो हमारा फिजिकल रीजन था। कल्चरल रीजन होता है कि पॉपुलेशन कितनी है, कम पॉपुलेशन वाला एरिया, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया। आप उसको लिंग्विस्टिक में बात डिवाइड कर सकते हो कि ये हिंदी भाषी है, ये कन्नड़ भाषी है, ये कोंकणी भाषी है, ये उर्दू भाषी एरिया है। आप उसको रिलीजन में कर सकते हो कि ये हिंदू है, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे जैनिज्म ज़्यादा रहता है, यहाँ पे सिखिज्म ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ अवर रिलीजियस एरिया। सो ये कुछ रीजन्स होते हैं। अब रीजनल सिंथेसिस क्या हो गया? रीजनल सिंथेसिस मेरी वो मेथडोलॉजी हो गई है जिसके द्वारा हम डिफरेंट जो वेरिएबल्स थे इनको एक साथ में लेके आते, जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो एक साथ में आते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेट्स से कि मुझे बात करनी है एनसीआर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, ठीक है। तो अब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तो मेरे बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे कि यहाँ से कितने ग्रेजुएट हुए, माइग्रेशन, इन माइग्रेशन कितना हुआ, आउट माइग्रेशन कितना हुआ, कितनी जॉब क्रिएट करी गई है ना।
और यहाँ पे कितने स्किल्ड पर्सन है, नॉन स्किल्ड पर्सन है, फिर जॉब के अंदर भी कैटेगरीज निकल जाएंगी। तो क्या हो रहा है, आई एम सिंथेसाइजिंग, आई एम टेकिंग डिफरेंट पॉइंट्स इनटू माय कंसिडरेशन। लेट्स फॉरगेट दिस आइडिया, टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक मैंने इस पर्टिकुलर रीजन है जिसको मैंने XYZ नाम दिया, यहाँ पे मैंने हेल्थ पैरामीटर के बारे में बात करी। इफ यू रिमेंबर, नीति आयोग जो है या फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड है, वो काफ़ी पैरामीटर्स जो है जैसे IMR हो गया, MMR हो गया, इन सबको काउंट कर रही है। यहाँ पे सैनिटेशन कंडीशंस क्या है, यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस क्या है, यहाँ पे पर कैपिटा कंडीशन क्या है, लेट्स से यहाँ पे स्कूल मतलब ड्रॉप आउट रेट क्या है, यहाँ पे इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर का पता चलेगा। यहाँ पे रेनफॉल कैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे सॉइल ह्यूमिडिटी कैसी है, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। फिर हमने इसको एनालिसिस करा, एनालिसिस करके मुझे एक पता चला कि ये एरिया या तो बैकवर्ड एरिया है अगर मेरा पॉइंट्स कम आ रहे हैं, या फिर ये मेरा डेवलप्ड एरिया, जैसे अगर हेल्थ अच्छी है, सैनिटेशन अच्छा है, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी हैं, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवांस एरिया हो जाएगा। बट यही चीज़ें अगर इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करके मैं किसी एरिया को बैकवर्ड एरिया भी डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रिलीजन या लैंग्वेज की या रिचुअल्स की या कस्टम्स की बात करूँ तो मुझे उस तरह का एनालिसिस मिल जाएगा। बट बेसिकली व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टेकिंग डिफरेंट पैरामीटर्स इनटू माय कंसिडरेशन, और उन पैरामीटर्स को मैं सिंथेसिस कर रही हूँ, मैं इंटर रिलेशनशिप निकाल रही हूँ। क्या यहाँ पे मैंने फिजिकल और जो मेरे कल्चरल पैरामीटर थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के पैरामीटर्स थे, क्या मैंने उनको सेपरेटली स्टडी करा? नहीं, मैंने पैरामीटर निकाले और मैंने सारे पैरामीटर्स को एक साथ में सिंथेसिस करा, मैंने एक टब में उसको रखा, उसको मिक्स करा, उसकी स्टडी करी। सो दैट इज माई सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। सो दैट इज व्हाट माई रीजनल जियोग्राफी इज। मैं किसी भी एरिया के बारे में बात करूंगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं यूपी के फ्लड प्लेन्स के बारे में बात करती हूँ, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि वहाँ पे फ्लड प्लेन एरिया के अंदर रेनफॉल कितना है, सॉइल कितना है, उस सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, क्या वो ऑर्गेनिक फर्टिलिटी है या फिर वो केमिकल फर्टिलिटी है। अब मैं यहाँ पे क्या वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ पे वाटर रजिस्टिव ड्रॉट रजिस्टिव क्रॉपिंग कर रही हूँ, फिर मैं उसको कितना इंटेंसिव है, क्या मेरा इंटेंसिव क्रॉपिंग है कि मैं बिल्कुल एक बार भी क्रॉप साइकिल को फ्री नहीं छोड़ रही हूँ, क्या मेरा एनालिसिस है। इन सारी चीज़ों को साथ में ला के कंसिडर करके एक रिजल्ट मैंने निकाला है, और वो रिजल्ट जो मेरा आया है वो मेरा रीजनल सिंथेसिस के प्रोसेस से आया है। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने इनिशियली जब पहला लेक्चर करा था तब मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, कि हम इसमें जियोलॉजी की बात करते हैं, मीटरोलॉजी की बात करते हैं, हम इसमें इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड देन वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन जियोग्राफी, जैसे हमारा क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जैसे हमारा जियोमॉर्फोलॉजी हो गया जो जियोलॉजी से मिक्स होता है, जैसे कि हमारा हिस्टोरिक ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया जो इकोनॉमी से रिलेट करता है। सो व्हाट इज दिस, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, देयर आर डिफरेंट इंटरैक्शंस बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। इन्हीं इंटरैक्शन को हम एनालिसिस करते हैं। यही जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है स्टडी की किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मैंने ये रीज़न लिया, क्या मैंने इसमें सिर्फ क्लाइमेट के बारे में बात करी? नहीं, मैंने यहाँ पे इकोनॉमी के भी बारे में बात करी, उस रीजन के कुछ हिस्टोरिक वजह भी हो सकती है, मैंने उनके बारे में भी बात करी, मैंने वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करी, मैंने वहाँ की रिलीजन के बारे में बात करी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। सो व्हाट डिड आई डू, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में लेके आई हूँ। आई एम इंटीग्रेटिंग वेरियस साइंसेज, जियोलॉजी, मटीरियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को मैं एक साथ लेके स्टडी कर रही हूँ। सो दैट इज़ वेयर कम्स माई जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर यहाँ पे एक हमारे J.L. बेरी थे, दिस इज J.L. बेरी, ठीक है, J.L. बेरी थे। इन्होंने एक जियोग्राफिकल मैट्रिक्स दिया था। इन्होंने बोला कि ऐसे जियोग्राफिकल, ऐसे अगर आप रीजनल सिंथेसिस की स्टडी करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना, ये बड़ा ट्रिकी लगता है, ये दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया J.L. बेरी ने। तो J.L. बेरी एक अमेरिकन जियोग्राफर थे। इन्होंने रीजनल सिंथेसिस को एक जियोग्राफिकल मैट्रिक्स बनाया था। मैट्रिक्स समझते हो ना, जिसमें रोज एंड कॉलम बनाते हैं हम, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाया था, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाया था इन्होंने, ध्यान रखना। तो इसमें इन्होंने इस
थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स में इन्होंने 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करी थी। ये ऐसा इन्होंने मैट्रिक्स बनाया था। अगर एग्जाम के अंदर रीजनल सिंथेसिस आता है या J.L. बेरी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यू हैव टू एंड यू मस्ट मेक दिस जियोग्राफिकल मैट्रिक्स। ये जियोग्राफिकल मैट्रिक्स 3 डायमेंशन के अंदर है। आपको पता है ना कि ये वाली जो लाइन है इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको इसमें T1 T2 T3 करके दिख रहा होगा, ये हमारा टेम्पोरल इंटरेक्शन के लिए है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 चीज़ें बताई। ये समझ आ रहा है ना क्या कैसे बनाए। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, सिंपल। आप कैसे बनाओगे, इट इज़ वेरी सिंपल। इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर मैंने डिफरेंट रॉज बनाई हैं और मैंने डिफरेंट कॉलम बनाए हैं, ठीक है। अब ये मेरे डिफरेंट बनेगा, मतलब एक लेट्स से कि मेरा टाइम T1 पे बन रहा है, एक मेरा T2 पे बन रहा है। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल टू मेक, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज़ माई T1, दिस इज़ माई T2। आई कैन डिफाइन कि मुझे कितना टेम्पोरल डिफरेंस रखना है। ये मेरी क्या हो गई, रॉज, और ये मेरे क्या हो गए, कॉलम्स। अब मुझे इसमें डेटा फिल करना है, तो मैं डेटा फिल कैसे करूँगी। मेरी जो हर एक सेल है, सेल क्या होती है, दिस इज़ माई 1 सेल, दिस इज़ माई सेल 2, दिस इज़ माई सेल 3, दिस इज़ माई सेल 4। ये जो सेल है, हर एक सेल, ये एक जियोग्राफिकल फैक्ट को डिफाइन करेगी। किसको डिफाइन करेगी, जियोग्राफिकल फैक्ट को। तो जो रॉज होती हैं ये किसको, ये एट्रीब्यूट्स को बताती हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि मैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूँ तो मैं क्या बात करूँगी कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका हेयर कलर कैसा है, आपका आई कलर कैसा है, ठीक है, आपका स्किन कलर कैसा है, आपकी ये आप डिफरेंट जनरल हम बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में यही बताते हैं, ठीक है। तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये तो मैंने ह्यूमन के एट्रीब्यूट बता दिए। अब अगर मैं किसी एक फिजिकल एरिया के एट्रीब्यूट्स की बात करूं, लेट्स से कि मैं बात करूं उड़ीसा में, ठीक है, कि उड़ीसा में कितनी बारिश वगैरह होती है, उड़ीसा के फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। तो उड़ीसा के फिजिकल एट्रीब्यूट में मैं क्या बात करूँगी कि उड़ीसा का टेम्परेचर कितना हो सकता है, उड़ीसा में रेनफॉल कितना होगा, उड़ीसा में ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ठीक है, उड़ीसा में वेजिटेशन टाइप या वेजिटेशन एरिया, वेजिटेशन एक्सटेंट कितना है, ये सारी बातें हो गई। तो ये क्या हुए मेरे एट्रीब्यूट्स, ये क्या हुए मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने किस में लिखा, रॉ के अंदर लिखा। अब बात आती है मेरी कॉलम की। कॉलम्स में क्या लिखेंगे, कॉलम में हम डिफरेंट रीजन लिखेंगे। लेट्स से मैंने बोला कि चलो मैं कंपेयर करती हूँ। एक मैंने उड़ीसा का लिखा, एक मैंने आंध्र प्रदेश का लिखा, एक मैंने तेलंगाना का लिखा, एक मैंने महाराष्ट्र का लिखा। तो इस तरीके से मैंने इसमें डिफरेंट क्या दे दिए, स्पेशल रीजंस दे दिए हैं। देखो मैंने बात करी थी स्पेशल अरेंजमेंट्स की, तो हमने इसमें क्या दे दिए, लोकेशंस। कॉलम में क्या आएगा, डिफरेंट लोकेशंस आएंगी। नाउ आप अब उड़ीसा में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को ले सकते हो, आप डिफरेंट स्टेट्स को ले सकते हो, आप डिफरेंट नेशंस को ले सकते हो, आप डिफरेंट वीट ग्रोन एरियाज को ले सकते हो। अगर मैं वीट लूँ, मान लो कि वीट ग्रोन एरिया के बारे में लूँ कि वीट ग्रोन एरिया 1 2 3, तो मैं उसमें एट्रीब्यूट दूंगी कि यहाँ पे इतना होता था, यहाँ पे रेनफॉल इतनी है, यहाँ पे इतना टन होता है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। रॉ मेरी एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है और जो कॉलम है मेरा वो लोकेशन को डिफाइन करता है। अगेन कंपेयरिंग इट विद द ह्यूमन पॉइंट। ह्यूमन पॉइंट में जैसे मैंने एट्रीब्यूट मतलब मेरे रॉ में क्या आ गए, हाइट, वेट, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मेरा कॉलम में क्या आएगा, नाम आएगा कि आपका नाम ए, आपका नाम बी, आपका नाम सी, मतलब मैंने XYZ कर दिया ये, तो ये आपका नाम आएगा कि आपकी हर पर्सन की अब मुझे एट्रीब्यूट दिखेगा। अब मुझे मान लो जानना है कि X की हाइट क्या है, तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ जाऊँगी, मैं देखूँगी अच्छा X की हाइट क्या है। बट मुझे देखना है कि अच्छा X जब 5 साल का था तब उसकी हाइट कितनी थी, तब उसमें मेरा ये 3 डायमेंशनल, ये जो मेरा टाइम डायमेंशन है ये काम आता है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये करंट है, ये आज से 5 साल पहले का, ये आज से 10 साल पहले का, ये आज से 15 साल पहले का है। तो अब इसी तरह की टेबल जब मैं पीछे टाइम में बनाऊंगी तो आई गेट टू नो कि X, मान लो कि ये राकेश है, इस राकेश की आज हाइट कितनी है और वेट कितना है। बट मैंने कहा नहीं, मुझे 5 साल पहले बताओ इसकी हाइट और वेट कितना था। तो हम उस टेबल में पीछे 3 डायमेंशनल में जाएंगे, हम टाइम में जाएंगे और हम -5 साल पहले जाके राकेश की हाइट और वेट को देखेंगे। फिर हम 10 साल पहले जाके राकेश की हाइट और वेट को देखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली मान लो मुझे जानना है कि उड़ीसा में अभी मान लो इतनी बारिश हो रही है कि 150 mm हो रही है। अब आज से 10 साल पहले उड़ीसा में कितनी बारिश होती थी, तो I'll compare. What am I doing? I'm doing in spatio-temporal
कंपैरिजन है ना, मैं आज से और 5 साल या 10 साल या 50 साल या 100 साल पहले के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ। तो ये मेरी जियोग्राफिकल मैट्रिक है जो JL बेरी ने दी थी। इज दैट क्लियर टू यू? ये समझ आया आपको? ठीक है, ये बेरी का मेट्रिक है। कैरेक्टरिस्टिक 1 किस में आती है? रॉ में। रीजन्स किस में आते हैं? कॉलम के अंदर। ये देखो ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये रॉज हैं, इसके अंदर हम फिल करेंगे। ये आता है, ये स्पेशल इंटरेक्शन है, रीजन वाइज स्पेशल इंटरेक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं रीजन 1 फॉर एग्जाम्पल लेट्स से न्यू दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, इन सबको मैं, कर्नाटका, इन सबको मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मेरा स्पेशल इंटरेक्शन है। वेरएज कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है? थीमेटिक इंटरेक्शन है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे वेजिटेशन की बात करी, मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, रेनफॉल की बात करी, इन सब की बात करी, तो ये क्या है? थीमेटिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो इनको हम थीमेटिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। और टाइम में मेरा टेम्पोरल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो जो बेरी का ये मैट्रिक था, ये वही चीज़ है। इसमें इस मैट्रिक्स में इन्होंने कुछ बताया था कि ये जो रीज़न है इसको आप कैसे स्टडी कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि अगर आप सेल विद इन द रॉ के अंदर अगर आप जैसे इसमें देखोगे आप, ठीक है, तो ये आपको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला जियोग्राफिकल फीचर टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंट रीजन में कितना टेम्परेचर है, अगर आप कॉलम के अंदर बात करोगे तो ये आपको लोकलाइज्ड जियोग्राफिकल फीचर बता रहा है। ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें अंदर कि आप बस अब इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल के आप इसमें से 50 चीज़ें निकाल सकते हो। यहाँ पे आप दो रीजन के बीच में कंपैरिजन करोगे तो ये क्या हुआ मेरा, ये एरियल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल हो गया। आप मेरा टेम्पोरल यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि न्यू दिल्ली में आज 2 महीने पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या सिचुएशन थी टेम्परेचर रेनफॉल की। तो ये क्या हुआ मेरा, ये स्पेशियो टेम्पोरल मेरा कंपैरिजन हो गया। आप मथुरा में आज के टाइम पे दिल्ली में 200 साल से पहले कंपैरिजन कर रहे हो। यू कैन मेक मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सो दिस इज व्हाट माय जियोग्राफिकल मैट्रिक्स इज। तो ये मेरा रीजनल सिंथेसिस होता है कि आई एम सिंथेसाइजिंग। तो जैसे अब इंपॉर्टेंस क्या है, पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, मैं मुझे क्या समझ में आएगा इस चीज़ को पढ़ने से। फॉर एग्जांपल आपको वोल्केनिक ओरिजिन की स्टडी करनी है या वोल्केनिक इरप्शंस की स्टडी करनी है, तो आप क्या अभी जितने वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं या आपको जो करंटली जो दिख रहे हैं, क्या आपको उनकी स्टडी करके आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी ना। आप बोलोगे, आप पूरा बैक में जाओगे, आप बोलोगे कि 100 साल पहले ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, अब इसके इतने चांसेस हैं। 50 साल पहले ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, अब इसके ये चांसेस हैं। सिमिलरली अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो क्या ग्लोबल वार्मिंग कोई सडन फिनोमिना है? नहीं है ना। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करा, इसी मैट्रिक्स से जो मेरा टेम्परेचर वाला एट्रीब्यूट था इसको निकाला मैंने। मैं देख रही हूँ कि आज से 50 साल पहले टेम्परेचर 17 डिग्री नॉर्मल था, धीरे धीरे ये 17.2, 17.3, 18.1, 18.2 आते आते 19.19 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। सो व्हाट इज हैपेंड, आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम द पास्ट, आई एम हैविंग ए टेम्पोरल कंपैरिजन। तो ये मुझे पता चल रहा है कि ट्रेंड ऑफ टेम्परेचर कैसे राइज हुआ है। अगर मुझे दिख रहा है कि पहले सारा 17 डिग्री था और सडनली मुझे 19 डिग्री दिख रहा है, तो आई कैन गेट अ पॉइंट कि हाँ हो सकता है कि कुछ अबनॉर्मल हुआ हो, बट आई एम कंटिन्यूसली सीइंग अ राइज इनटू दैट। सो इट इज गिविंग मी व्हाट, इट इज गिविंग मी अ सीक्वेंस ऑफ ट्रेंड कि किस तरीके से ट्रेंड चला है। आप एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला एग्जांपल बताया था। अब हमने यहाँ पे मान लो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ABC लिखती, 3 डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन कर रही हूँ। अब मैं पैरामीटर में क्या ले लूँगी, पैरामीटर में मैं ले लूँगी एजुकेशन, पैरामीटर में मैं ले लूँगी हेल्थ, पैरामीटर में मैं ले लूँगी सिक्योरिटी, पैरामीटर में मैं ले लूँगी वुमेन एम्पावरमेंट, पैरामीटर में मैं ले लूँगी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने इन पैरामीटर्स को फिल कर दिया एंड नाउ आई एम डूइंग कंपैरिजन। और इसी कंपैरिजन को मैं टेम्पोरल भी कर सकती हूँ कि हर साल उस पैरामीटर में कितना इम्प्रूव हो रहा है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ रीजनल सिंथेसिस कि जब हम बॉटम अप अप्रोच करते हैं तब हमारा रीजनल सिंथेसिस बहुत काम आता है कि अब किस तरीके से इसकी स्टडी करनी है। जब आपको कंपैरिजन करना होता है चीज़ों के बारे में, तब हमारा रीजनल सिंथेसिस काम आता है। सो रीजनल सिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द डायनामिक फिनोमेना ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर शायद आपको, जैसे इंडिया का फिजिकल मैप है, जैसा आज था वैसा ही 50 साल पहले है एंड प्रोबेबली आने वाले 50 सालों में भी शायद वैसा ही रहेगा।
अनटिल अनलेस समथिंग लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द जियोग्राफी नहीं हैपन होता है, ठीक है। तो फिजिकल मैप उतना नहीं बदला है, बट क्या अगर मैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, या मैं इंडिया का ह्यूमन मैप, या मैं इंडिया का पॉपुलेशन मैप, या मैं इंडिया का लिंग्विस्टिक मैप, या मैं कोई भी इस तरह का मैप देखूं, क्या वो सेम है? वो सेम नहीं है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो क्या कर रहा है रीजनल सिंथेसिस? मुझे उस चेंजेस के बारे में बता रहा है, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज हो, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज हो, क्लाइमेटिकल चेंज हो, वो सब मुझे बता रहा है। अब इन सारे डिफरेंट पैरामीटर्स की एक साथ में स्टडी करके आई एम गेटिंग इन कंपैरिजन, एंड दैट इज हेल्पिंग मी इनटू पॉलिसी मेकिंग, दैट इज हेल्पिंग मी इनटू द वेलफेयर और द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द रीजनल सिंथेसिस, दैट इज द रिलेवेंस ऑफ द रीजनल सिंथेसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रीजनल सिंथेसिस होता है हमारा, ठीक है। सो वेल दिस इज इट, आई थिंक दिस इज इट। अगले वाले से हम पॉजिटिविज्म स्टार्ट करेंगे, विच इज अगेन ए वेरी सिंपल टॉपिक, एंड वी विल कम टू द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, एंड देन वी विल कम टू द बिहेवियरल एंड द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ जियोग्राफी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रीजनल सिंथेसिस क्या होता है, एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, एक्सेप्शनलिज्म क्या है, और हार्टशोन एंड शोफर का डिबेट क्या था। आज हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, बट ये सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट टू दैट। अच्छा, एक रीजन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, आई विल बी टेकिंग इट थ्रू द नोट्स ओनली, कि क्या डिफरेंट तरह के रीजन्स होते हैं हमारे रीजन को। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी अभी, आई एम येट नॉट डन, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस आंसर होना ज़रूरी है। आपको पॉइंट समझ आ गया, आई टोटली गेट इट, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, कि आपको लगे एग्जाम में कि ये पॉइंट पढ़ा नहीं, ये पॉइंट कहाँ से आ गया, मैम ने बताया नहीं था। We do not want that situations, right? So for now that is it, and I will see you guys in the next class, but please have a revision। मैंने जो नोट्स अपलोड करे हैं उसको देखो, अदरवाइज अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं देन आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने नोट्स बनाए हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अमेजिंगली इनटू योर रिवीजन। आपको मतलब इतना क्विकली समझ में आएगा ना, और ये बहुत सिंपल है, इससे डरना नहीं है बस, ठीक है। ये मतलब अपना हवा बना के रखता है ये, बट है कुछ नहीं है ऐसे, बहुत सिंपल है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। नाउ आर यू गेटिंग? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ जियोग्राफी, आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे मुझे? करेक्ट, सिंपल, इजी। चलो ओके फाइन, आई टेक योर लीव नाउ, एंड प्लीज़ डू रिविजन। कल आने से पहले अभी तक जितना भी एटलीस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू थिंक और मे बी टू लुक बैक। जब मैं बात करूँ कि विडाल ने क्या बोला था, जब मैं बात करूँ कि रिटर ने क्या बोला था, यू शुड सिंपली क्लिक, अच्छा हाँ रिटर ने तो ये बोला था, ओके आई नो। विडाल जो था वो अपना पॉसिबिलिज्म के लिए था, एंड ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट जो फ्रेंच जियोग्राफर, ठीक है। तो ऐसे क्विकली याद आना चाहिए। ओके चलो, दैट इज़ इट, आई विल सी यू गाइज टुमारो, थैंक यू।